हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब बहुत ही बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं लक्ष्य जेई 2024 बैच में। और हम लोग जिस चैप्टर का नाम पढ़ रहे हैं उसका नाम है सॉलिड स्टेट। तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सब लोगों को। क्या हाल चाल है आप लोगों के, सब बढ़िया हो एकदम। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग, सब बढ़िया एकदम। अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दो। अगर सब कुछ ठीक है तो एक बार थम्स अप कर दो बेटा। यस यस यस, हाँ जी, ये काम सबसे पहले कर लो। लेक्चर नंबर 4 सॉलिड स्टेट का आज हम लोग करने वाले हैं। सब सही है? ओके, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी हाँ जी, तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, मतलब सीएसके के फैन हैं भाई। लेकिन मैच तो बहुत जबरदस्त हुआ कल वाला, कुछ भी कहो भले, है ना। बहुत जोरदार मैच था भाई। और भाई लोगों, तुम लोग पढ़ाई कर रहे थे या फिर साला इतनी लेट तक मैच देखने के लिए रुके हुए थे, हैं भाई? क्यों, ऐसा है क्या? हाँ, लेकिन क्या जड्डू खेला ना, मतलब मस्त लास्ट में जिता गया, मतलब मैच ले गया वो। हाँ, चलो जी, तो ठीक है, बहुत बढ़िया है। अब आप लोगों का एक डिस्ट्रैक्शन तो कम हो गया होगा मेरे हिसाब से, है ना, कि भाई आईपीएल तो आज से खत्म हो लिया। तो अब आपके पास टाइम है एकदम से। वो देखो, मैच चल रहा होता है ना, तो कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है कि यार मैच चल रहा है, मैं उधर चला जाऊं, थोड़ा सा देख लेते हैं, स्कोर ही देख लेते हैं, कोई बात नहीं, लाइव नहीं देख रहे तो स्कोर कार्ड देख लेते हैं, किसने कितने रन बनाए। अब अगर मान लो मैच चल रहा हो, बहुत जबरदस्त बैटिंग चल रही है एकदम धुआंधार, तो मन कर जाता है ना यार, चलो थोड़ा सा लाइव देख लेते हैं। और वो लाइव कब कल चलते चलते 1 ओवर से 2, 2 से 4, 4 से 5 और 5 से 10 ओवर हो जाते हैं। अब WTC अभी टाइम है उसमें। हाँ देखो भाई साहब, मतलब इतना तो तुम्हें, अगर मैं तुमसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फॉर्मूला पूछूं ना किसी का, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है वो नहीं बता पाओगे, है ना। लेकिन अभी WTC कब है, उसका फाइनल क्या, मतलब वो सारी चीजें पता है। देखो, तो ये तो गलत बात है भैया। हाँ, इन सारी चीजों पे ध्यान अपना कम लगाओ और थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान ज्यादा दो, क्योंकि धीरे धीरे आप लोगों का जो टाइम है वो कम होता जा रहा है। जेई का एग्जाम हर दिन आपके नजदीक आता जा रहा है ना। ये कहानी उल्टी चल रही है। यस, तो थोड़ा सा, है ना, इधर थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान ज्यादा लगाओ। फिजिकल केमिस्ट्री कब खत्म होने को आ गई पता भी नहीं लगा। सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट चल रहा है अपना। आज चौथा लेक्चर है, फिर उसके बाद 2 छोटे छोटे से चैप्टर हैं, फिर उसके बाद सॉलिड स्टेट खत्म हो जाना, ये अपना फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो जाना है। फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कब खत्म होगा पता भी नहीं लगेगा। इतने में थोड़े दिनों में वो दिसंबर का महीना आएगा, इतने में आप लोगों के बोर्ड के प्रैक्टिकल आ जाएंगे बहुत सारे बच्चों के। यस, और फिर जनवरी में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट आ लिया, फिर थोड़े से टाइम के बाद आपका बोर्ड का पेपर है, और फिर उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट, फिर उसके बाद एडवांस। तो ये आगे आने वाला जो टाइम है भाई लोगों, इस बात का ध्यान रखो कि ये टाइम बहुत कम है हमारे पास यार, है ना। ये लग रहा है कि अभी बहुत सारा टाइम, अभी तो जून स्टार्ट हुआ भाई, एग्जाम तो जनवरी में, लग रहा है ना 6-7 महीने। ये 6-7 महीने ऐसे ऐसे निकल जाएंगे चुटकियों में, है ना। ये अपना जो बैच है उसको चलते हुए भी कितना टाइम हो गया है ना, लेकिन बहुत जल्दी टाइम निकल जाता है बेटा, इस बात को याद रखो, है ना। टाइम हमारे पास बहुत कम है। यस, तो चलिए फिर आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट लेक्चर नंबर 4। आज मैं आप लोगों के लिए, वो 3D वाला वीडियो मेरे पास नहीं है ना, तो चलो कोई बात नहीं, आज हम लोग बिना 3D के समझने की कोशिश करेंगे चीजों को, है ना। आओ आओ आओ, कह रहा आप तो टेंशन देने लगे। अबे टेंशन नहीं है, मैं तुम्हें सच्चाई से अवगत करा रहा हूं भाई। ये टेंशन कैसे हुई मतलब, है ना। हाँ, अरे मिस तो, अभी मैं कहां जा रहा हूं भाई, कह रहा वी विल मिस यू। अभी तो यही है ना यार, और रिवीजन करवाने वापस भी तो आना पड़ेगा। इधर मिस करने जैसा कुछ है ही नहीं। अभी तो जैसे फिजिकल खत्म होगा, और फिर उसके बाद वापस 11th का रिवीजन करवाने आना है। फिर उसके बाद जब जेई का पेपर होगा एडवांस वाले, और उसमें भी तो रिवीजन होंगे, तो हम मिलेंगे बहुत बार, इतना जल्दी अपना पीछा नहीं छोड़ेगा, है ना। ट्रिक नहीं बताएंगे अभी, ट्रिक नहीं बताएंगे, ट्रिक बताएंगे थोड़े टाइम बाद, है ना। तसल्ली रखो, मैंने बोला था खुद से एक बार रिवाइज करना है, खुद से याद करने की कोशिश करनी है। उस टेबल को एक बार खुद से बनाओ, अपनी कॉपी में 2-4 बार बनाओ, और अगर वो हो जाए, याद हो जाए, फिर ट्रिक की जरूरत नहीं है ना। ट्रिक बताऊंगा लेकिन सबसे लास्ट में, उससे पहले मैं चाहता हूं आप लोगों को बिना ट्रिक के याद हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना यार, वो ट्रिक भी नहीं याद आती एग्जाम में, लेकिन खुद का लिखा हुआ 4-5 बार ना अपने आप याद हो जाता है। यस, आइए फिर आइए, देखो जी, सबसे पहले तो होमवर्क डिस्कशन तो कुछ था क्या कल लास्ट वाली क्लास में? ऐसा कुछ होमवर्क तो था नहीं, है ना। तो ये वाली चीज तो इस बार के लिए हटाई दो। आप भी सोच रहे होंगे सर फिक्स लिख के लाते हैं, सही है ना यार, हर क्लास में होमवर्क करना पड़ता है डिस्कस।
आज मैं आपको क्लोज पैक्ट स्ट्रक्चर खत्म करवा दूंगा। हम लोग क्लोज पैक्ट स्ट्रक्चर पढ़ चुके थे किस किस में, 1D 2D और 3D। 3D में आधा थोड़ा सा पोर्शन किया था, बाकी जो पोर्शन है वो करना भी बाकी था। आइए ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, है ना। इसको थोड़ा और वापस पढ़ेंगे और आपकी टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहां प्रेजेंट होती है इसके बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, आओ देखें, आओ आओ आओ। क्लोज पैक्ट स्ट्रक्चर्स हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, यस। देखो हल्का सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं, हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बात करी थी पैकिंग इन 1D की, और 1D में एटम्स की जो पैकिंग थी इसका मतलब था सर एक के पास एक, एक के पास एक, एक के पास एक एटम रख दो। और यहां पर हम लोगों ने बात करी थी कि ये जो एटम होता है महाराज, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर बोले तो नियरेस्ट नेबर्स कितने होते हैं इसके नियरेस्ट नेबर, सर एक ये रहा। इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर था 2, ये हम लोग पढ़ चुके थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी 2 डायमेंशन में एटम की क्लोज पैकिंग, यस। 2 डायमेंशन में, हाँ, इससे एटम्स की रो बनती थी, वेरी गुड। इससे क्या बनता था, रो ऑफ एटम्स बनती थी। 2 डायमेंशन में पैकिंग की हम लोगों ने बात करी थी। हमने कहा था सर ये 2 तरह की होती है। कौन कौन सी तरह की, एक होता है सर स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा होता है सर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यस। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हम लोग ये कहते थे कि जो एटम्स होते हैं वो एक के ऊपर एक इस तरह से रखे होते हैं, इस तरह से रखे होते हैं कि एटम्स आर अलाइंड हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली, यस। ऐसे ही होता था क्या, है ना। तो इसमें अगर आप एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे, मान लो ये वाला एटम है, अगर आप चेक करोगे कि एटम कितने एटम को टच कर रहा है, तो आपको दिखेगा कि ये जो एटम है इसके नियरेस्ट नेबर्स हैं 4, और जिन 4 एटम को टच कर रहा है अगर आप उनके सेंटर को मिला दो तो क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा साहब, स्क्वायर बनेगा। इसी वजह से इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहा जाता था। यहां पर जो एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 होता था, याद है आप लोगों को। यहां पर एटम्स के बीच में कुछ खाली स्पेस भी होता था, इसको आप क्या कहते थे, वॉइड कहते थे। और वैसे ही हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करूं तो हेक्सागोनल में क्या होता था कि जो सेकंड रो के एटम्स हैं, सर सेकंड रो के एटम्स को हम लोग फर्स्ट रो के डिप्रेशंस में फिल करते थे। अरे याद है ना ये चीज, सेकंड रो के एटम्स को फर्स्ट रो के डिप्रेशंस में फिल करते थे। और यहां पर अगर आप एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करोगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 एटम को टच कर रहा है। जिन 6 एटम्स को ये टच कर रहा है अगर उनका आप सेंटर को मिलाओगे तो आपको मिलेगा एक हेक्सागन। इसी वजह से इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते थे, और यहां पर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हुआ करता था। याद है ये चीज, यहां तक पक्का। अब हमने बात करी थी एटम्स की पैकिंग 3D में, है ना, और यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट थी। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर जो वॉइड होती थी, मैंने बोला था इसकी जो शेप है ट्राइंगल जैसी है, इसको आप ट्राइंगुलर वॉइड कहते थे। अरे याद है ना ये चीज, इस वॉइड को क्या कहते थे आप, ट्राइंगुलर वॉइड कहते थे। और इस ट्राइंगुलर वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता था, सर 3 होता था, बिकॉज ये वाली जो ट्राइंगुलर वॉइड है सर ये 3 एटम्स को टच कर रही है। अब तुम एक बात बताओ, इन दोनों पैकिंग में से ज्यादा एफिशिएंट पैकिंग कौन सी है। सर एफिशिएंट का क्या मतलब है, एफिशिएंट का मतलब है कहां पर फ्री स्पेस ज्यादा है, या सॉरी कहां पर फ्री स्पेस कम है, मतलब हाँ कहां पर फ्री स्पेस कम है, ये बताओ। फ्री स्पेस इसमें कम होता था या फिर इसमें कम होता था, कौन सी पैकिंग जो है वो ज्यादा एफिशिएंट होती थी, याद करो कौन सी होती थी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। ये वाली जो थी आपकी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसमें जो वॉइड्स थी सर उनकी साइज छोटी है, छोटी वॉइड है वो इनके कंपैरिजन में, दैट्स व्हाई दिस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वर मोर एफिशिएंट, है ना। और इसको अगर आपको याद हो तो हम लोग ये भी लिखते थे कि इसको एबी टाइप ऑफ पैकिंग कहते थे और इसको ए टाइप ऑफ पैकिंग कहा जाता था, है ना। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आसान सी चीज है, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। अब हम लोग 3D पैकिंग में आ गए थे, उसके बाद, है ना, हम लोग आ गए थे 3D पैकिंग में। और 3D पैकिंग में हमने सबसे पहले बात करी थी कि 3D पैकिंग फ्रॉम स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स, यस। 3D पैकिंग किससे करते थे, स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर से। और यहां पर सबसे पहले मुझे बताओ, जो लैटिस बनता था हम लोग क्या करते थे, एक लेयर है, उसके जस्ट ऊपर सेकंड लेयर, उसके जस्ट ऊपर थर्ड लेयर, उसके जस्ट ऊपर चौथी लेयर, ऐसे एक के ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन करते थे। सर इस तरह से जो आपका लैटिस बनता था, जो अरेंजमेंट बनता था, उसको ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट कहते थे, यस। यहां से जो लैटिस प्रोड्यूस होता था उसको हम लोग सिंपल क्यूबिक लैटिस कहते थे, यस। और
ये भी लिखते थे कि यहां पर जो यूनिट सेल प्रेजेंट है वो कौन सी है, प्रिमिटिव यूनिट सेल है। और सर प्रिमिटिव यूनिट सेल है, इसमें एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता था, जल्दी से बताइए, एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता था, 6 होता था। क्या ये बात सही है? एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 6 था, है ना। यहां तक आपको पता होना जरूरी था। इतनी सी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है दैट इज मोर देन सफिशिएंट, और कुछ ज्यादा हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अब इसके बाद आओ, अब इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर वाली, है ना। सर एक के ऊपर एक हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर रखनी है, हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर लिखनी है। तो सर इसमें आपने कहा था सर इसमें भी फर्दर 2 केस बनेंगे। कौन सा फर्स्ट केस कौन सा था कि फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर रखनी है, फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर रखनी है। और यहीं पे कहानी जाके थोड़ी सी एकदम गंभीर हो गई थी, है ना। माहौल यहीं पर गर्म हो गया था, याद है क्या आप लोगों को? हाँ जी, हाँ जी, अरे माहौल यहीं तो गर्म हुआ था। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता था। सर यहां पर कैसे गर्म हुआ था माहौल कि जब हमने फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर के एटम्स रखे थे तो सर 2 तरह की वॉइड बन गई थी। याद है आप लोगों को क्या लिखा था? यस, फर्स्ट लेयर के ऊपर जब सेकंड लेयर के एटम रखते थे तो सर 2 तरह की वॉइड बनती थी। कौन कौन सी? सबसे पहले होती थी टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरा होता था ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यस, मैं थोड़ा सा आपको वापस आइडिया दे रहा हूं क्योंकि जो आज वाला टॉपिक है वो यहीं से स्टार्ट होता है, इसी वजह से मैं थोड़ा सा आपको पीछे से ले जा रहा हूं, ठीक है। अच्छा सर, टेट्राहेड्रल वॉइड कैसी होती थी? सुनो, मान लो एक लेयर के एटम है ये वाले, ये 3 एटम ये रहे, और एक एटम रखा होता था पीछे, ये देखो ये वाला एक एटम, ये ऐसे बनाया मैंने बेटा। ये वाला जो एटम है मान लेते हैं ये है आपका फर्स्ट लेयर का एटम, यस, और ये वाले जो एटम है वो है सेकंड लेयर के एटम। दिख रहा है आप लोगों को? सर नीचे वाला जो एटम है वो फर्स्ट लेयर का एटम है और जो ऊपर वाले 3 एटम है सर वो सेकंड लेयर के एटम है। 4 एटम, अगर 4 आपके पास मान लो बॉल्स हैं, अगर उनको एक से साथ एक रखोगे तो आप देखोगे उनके बीच में छोटा सा एक वैकेंट स्पेस रहता था, और आप इसी वैकेंट स्पेस को क्या बोलते थे? यहां पर अगर मैं ऐसे बना दूं एक वॉइड, तो ये वाली जो वॉइड थी इसको आप नाम देते थे टेट्राहेड्रल वॉइड। और ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है बेटा जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता था, जल्दी बोलो सर। टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता था। यस 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 यस। अच्छा, अब ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं। सर ऑक्टाहेड्रल में देखो, मान लो 3 एटम जो थे वो ये वाले हैं, 1 2 3, ये 3 एटम है नीचे वाले लेयर के, बहुत बढ़िया है। और 3 एटम मैंने जस्ट ऊपर बना दिए इसके, देखो एक ये रहा, एक एटम ये रहा, और एक एटम ये रहा, देख रहे हो? ओ भाई साहब, ये 3 लेयर जो हैं, ये वाली है फर्स्ट लेयर और ये वाली है सेकंड लेयर। और यहां पर देखो, यहां पर ये वाली जो वॉइड दिख रही है, जब आप ऊपर से देखोगे तो यहां पर आपको नीचे वाला एटम दिखेगा। इस वॉइड के बीच में से देखोगे ना तो पीछे वाला एटम दिखेगा, लेकिन अगर इस वॉइड के बीच में से देखोगे तो आपको बोर्ड दिखेगा, पीछे कोई एटम नहीं रखा हुआ है। यस, तो ये वाली जो वॉइड थी बेटा, इस वॉइड को आप कहते थे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, बिकॉज ये वॉइड जिन 6 एटम्स को टच कर रही है, अगर आप उनके सेंटर को मिलाओगे, तो आपको एक ऑक्टाहेड्रॉन मिलेगा, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, या ना। और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता था वो 6 होता था, ठीक है। यहां तक हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, एक बार के लिए मैंने वापस आपका रिवीजन करवा दिया है। अब एक बात बताओ, फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर रख दी मैंने, और सेकंड लेयर जब रखी तो सर 2 तरह की वॉइड आ गई, एक टेट्राहेड्रल, दूसरी ऑक्टाहेड्रल। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं सेकंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर के एटम्स रखूंगा। ये टॉपिक थोड़ा सा ऐसा है यार, इसको अच्छे से समझना। हां, अब मैं क्या करूंगा? सेकंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर के एटम्स रखूंगा, है ना। तो आइए फिर आज हम लोग बात करने वाले हैं यहां से। ये हम लोग चीज पढ़ चुके थे, ये पढ़ चुके थे, ये भी पढ़ लिया था। 2 तरह की वॉइड हम लोगों ने बनी थी। हाँ, मैंने ये भी समझा चुका हूं ना तुम्हें, ये भी मैं समझा चुका हूं तुम्हें। अगर मान लो नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड एटम्स कितने थे? अरे ये वाला फॉर्मूला लिखवाया था क्या आप लोगों को लास्ट क्लास में? जल्दी बताना जरा। अगर क्लोज पैक्ड एटम्स n हो तो जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स थी वो 2n हुआ करती थी, और जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं वो n हुआ करती थी। क्या ये मैं फॉर्मूला आप लोगों को लास्ट क्लास में लिखा चुका हूं? हाँ जी, जल्दी बताइए। लिख चुके हैं हम लोग लास्ट क्लास में? चलो फिर बहुत बढ़िया बात है, फिर तो ठीक है, अब तो क्या दिक्कत है। हाँ, अब आ जाओ, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन, और हम लोग क्या करने वाले हैं?
थर्ड लेयर रखने वाले हैं, इसको थोड़ा गौर से समझना, यही आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकंड लेयर। थर्ड लेयर के ऊपर हम लोग सेकंड लेयर के एटम रखना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि यार मैंने फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर रखा ना, तो सेकंड लेयर में दो तरह की वॉइड आ गई, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। अब मैं थर्ड लेयर का एटम इस तरह से रखना चाहता हूं कि एक बार मेरा टेट्राहेड्रल वॉइड कवर हो जाए और एक बार मेरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर हो जाए। इसका प्रूफ करेंगे आगे, हाँ प्रूफ करेंगे इसका, थोड़ा रुको तो सही, प्रूफ आएगा आगे आएगा, है ना, वो भी हम लोग समझेंगे प्रूफ भी, चिंता मत करो। हाँ, तो अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर के एटम्स रख रहे हैं। रख दो सर, रख दो सर। लेकिन सबसे पहले मैंने क्या सोचा कि यार मेरी टेट्राहेड्रल वॉइड कवर होनी चाहिए। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ मुझे, ये है आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड, या फिर यहां आ जाओ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, या फिर मैं नहीं बना देता हूं, ऐसी क्या बात है ना, हम लोग नहीं बना लेते हैं। अगर मान लो आपकी जो टेट्राहेड्रल वॉइड है बेटा वो इस तरह की थी, टेट्राहेड्रल वॉइड इस तरह की थी ना, 1 2 और ये 3, ये 3 एटम थे ऊपर वाली लेयर के और एक एटम था पीछे वाली लेयर का, है ना, और यहां पर ये वाली वॉइड थी। ये वाली लेयर है ए टाइप ऑफ लेयर, ये वाली लेयर है बी टाइप ऑफ लेयर। अगर आप इस वॉइड को कवर करना चाहते हो, सोच के देखो, अगर आप इस वॉइड को कवर करना चाहते हो, इस वॉइड को कवर करना चाहते हो, तो जो आपका थर्ड लेयर आप रखने वाले हो उसके एटम्स का अरेंजमेंट किस तरह का होना चाहिए? क्या वो ए टाइप का अरेंजमेंट होना चाहिए, या फिर बी टाइप का अरेंजमेंट होना चाहिए, या फिर सी टाइप का अरेंजमेंट यूज होना चाहिए? जल्दी बताओ, देखें वो जो अरेंजमेंट है बेटा वो किस तरह का होना चाहिए, जल्दी बताओ। वो जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो किस तरह का होना चाहिए? अगर मुझे अच्छा इससे बनाए, अरे तो एक ही तो बात होगी ना यार, ऐसी क्या बात है, मतलब अब इससे डिजाइन करने में टाइम लगेगा ना यार, नहीं क्या? ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, इससे देखो साइज बनाने में तो इससे भी टाइम लगता है ना। हाँ ये ऐसे, ओ भाई साहब ये मैं पहली बार काम में ले रहा हूं, ये कहानी मैं पहली बार काम में ले रहा हूं, सही बता रहा हूं। ये देखो ये 3 एटम, अरे जबरदस्त, देख रहे हो? हाँ, और ये है पीछे वाली लेयर, पीछे वाली लेयर भी बना लेते हैं, पीछे वाली लेयर भी बना लेते हैं। ये लो सर बनाओ पीछे वाली लेयर, ये रहा पीछे वाला लेयर, ये रहा, देखो ये है आपकी बीच में जो वॉइड है ना, अरे भाई साहब जबरदस्त। ये जो बीच वाली वॉइड है ना सर, ये वाली है टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर आपको इसको, ये वाली ए टाइप ऑफ लेयर है ना, ये ए टाइप ऑफ लेयर है, ये वाली बी टाइप ऑफ लेयर है, अगर इस वॉइड को कवर करना चाहते हो तो आपको तीसरा एटम इसके जस्ट ऊपर रखना पड़ेगा, यहां पर रखना पड़ेगा, और उस एटम का जो अरेंजमेंट होगा वो किस तरह का होगा? वो होगा सर ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आई क्या? ये चीज बहुत ही जरूरी है। तो यहां पर जब मैं टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करूंगा, ये वाली ए टाइप थी, ये वाली बी टाइप थी, ऊपर जो थर्ड लेयर आएगी वो ए टाइप होगी, फिर वापस जो आएगी थर्ड लेयर रिपीट करेगी, तो इस तरह का जो अरेंजमेंट बनेगा, क्या मैं उसको ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट लिख सकता हूं क्या? जल्दी बताओ, क्या मैं इस तरह से ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट लिख सकता हूं क्या? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, अगर मान लो यही चीज ऑक्टाहेड्रल वॉइड में मैं पूछता, देखो पहली चीज हमने समझ ली कि अगर टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करना है तो जो थर्ड लेयर रखी जाएगी वो ए टाइप की होगी। ये तो चीज हमने समझ ली, क्या ये बात सबको क्लियर है? हाँ जी दादा, ये बात सबको क्लियर है? अब अगर मान लो यहीं पर आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी, सोच के देखो, अगर मान लो यहीं पर आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है ना, अगर मान लो यहीं पर आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती, ये वाला ओके, हाँ जी हाँ जी, देखो बेटा, तो अब अगर मान लो, अरे जैसे ये वाली आपकी मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाने जा रहा हूं, सुनना, अगर मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाने जा रहा हूं, इसको देखना, इसको देखना बेटा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में बनाने जा रहा हूं, तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसकी शक्ल आपको दिखने में कुछ ऐसी मिलेगी। ये देखो एक एटम ये रहा, यस, और दूसरा जो एटम है वो ये रहा, अच्छे से देखना जरा, और जो तीसरा एटम है, और भाई लोगों थोड़ा सा ना सब्र रखियो तुम लोग, अभी मैं सीख रहा हूं इसको। तीसरा आइटम ये रहा, लो 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 लो, है ना, अब कहानी क्लियर हो जाएगी। ये आपकी जो वॉइड है बीच में, ये वाली जो वॉइड है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, यस। अब तुम खुद बताओ,
अब तुम खुद बताओ, मान लो ये वाली जो लेयर है बेटा, ये वाली जो लेयर है वो ए टाइप की लेयर है और ये वाली जो लेयर है वो बी टाइप की लेयर है। अगर आपको ये वाली ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर करनी है तो जो थर्ड लेयर का एटम आएगा वो ए टाइप का होना चाहिए, बी टाइप का होना चाहिए, या फिर कोई और अलग एटम होना चाहिए? बताओ, क्या वो एटम ए टाइप का होगा या बी टाइप का होगा या फिर कोई अलग एटम होगा? क्या वो सी टाइप का होगा? बताइए जरा। हाँ जल्दी बोलो, अपना दिमाग लगाओ, इसमें कुछ भी रटने का नहीं है भाई, सब कुछ अपने दिमाग से सोचने का है बाबा। बस खत्म हो गई कहानी, बस बिल्कुल सही कह रहे हो। तो सर अगर आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करना है तो आपको यहां पर एटम रखना पड़ेगा, और यहां पर जब आप एटम रखोगे तो वो ना तो ए टाइप का है ना ही बी टाइप का है, सर वो तो सी टाइप का है। क्या ये बात क्लियर है? यस, पक्का समझ में आ गई? तो यहां पर जो एटम्स का अरेंजमेंट बनेगा वो बनेगा एबीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। ये दो चीजें जो मैं चाहता हूं आप लोग समझें, ये दो चीजें जो मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप लोग समझें। क्लियर है? एबीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट इसको कहा जाएगा। चलो आ जाओ फिर थोड़ी सी और एडिशनल इंफॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। देखो ये रहा, थोड़ी सी और एडिशनल इंफॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। क्या कह रहा है ये कहता है इन दिस केस, अभी मैं टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर रहा हूं, कहता है इन दिस केस द स्फीयर ऑफ थर्ड लेयर आर एग्जैक्टली अलाइंड विद दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर, है ना? थर्ड लेयर के जो एटम्स हैं वो फर्स्ट लेयर के एटम्स के सिमिलर होने चाहिए, एकदम अरेंजमेंट सेम होना चाहिए। अगर मैं टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करूं, दिस पैटर्न इज ऑफन रिटन एज एबी टाइप ऑफ पैटर्न। बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, ये जो पैकिंग है, देखो अगर हम लोग 3D पैकिंग की बात करें ना, स्क्वायर क्लोज पैकिंग से जो आपका लैटिस बनता था उसको आप बोलते थे सिंपल क्यूबिक लैटिस, याद है आप लोगों को? और उसमें जो यूनिट सेल प्रेजेंट हुआ करती थी वो थी प्रिमिटिव। अब क्योंकि हमने सेकंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर रख दिया, एक 3D अरेंजमेंट बन चुका है, तो इस तरह से जो लैटिस बनेगा, उस तरह से जो एटम्स की क्लोज पैकिंग बनेगी उसको बोला जाएगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब समझना यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है नाम। एक हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पीछे भी पढ़ के आए हैं, लेकिन वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी 2D में, 2 डायमेंशन में। ये वाली जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है ये कौन सी डायमेंशन में है? 3 डायमेंशंस में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है दादा? ये चीज इंपॉर्टेंट है भाई लोगों, ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? यहां पर भी नाम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ही है, एचसीपी मैं बोल रहा हूं, लेकिन जब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कह रहा हूं तो वो 2D में भी थी, और हम लोग कौन सी पढ़ रहे हैं अभी? 3D। यस यस यस, तो दोनों में डिफरेंस है ना? लेकिन सर अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एचसीपी, तो हम लोग कौन सी माने? 2D माने या फिर 3D माने? अगर क्वेश्चन में कभी मेंशन ना किया हुआ हो तो आपको हमेशा 3D मान के चलना है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एचसीपी मतलब 3D वाली एचसीपी की बात हो रही है। क्लियर है? समझ में आ गई क्या मेरी बात? बोलो बोलो, है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहां पर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा ये अभी आपको विजुअलाइज नहीं होगा, ये आपको तब विजुअलाइज होगा जब मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाऊंगा अभी, है ना? जो आपकी एनसीईआरटी है उसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाने वाला हूं, उसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाने वाला हूं, उससे आपको विजुअलाइज होगा। समझने की कोशिश करना जरा, ये देखना, ये देखना। अब ये चीज ना थोड़ी सी आप ध्यान में रखो यार, हर चीज ना विजुअलाइज नहीं हो पाएगी, है ना? अभी मैं अगर इसमें 3D मॉडल है अपने पास तो मैं आपको दिखा दूंगा, है ना? कहां से कैसे एटम्स का अरेंजमेंट हुआ है। आप ऐसे समझो, इधर देखो, यहां पर एक अरेंजमेंट दिया हुआ है, ए टाइप ऑफ एटम्स का अरेंजमेंट, दिस इज योर बी टाइप अरेंजमेंट, दिस इज योर सी टाइप अरेंजमेंट, ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। यहां पर जब एटम्स के हम लोग अरेंजमेंट की बात करते हैं तो देखो ये है बेटा ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट, दिस इज योर बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, दिस इज योर ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। देखो ना, ये वाले एटम्स का अरेंजमेंट और ये वाले एटम्स का अरेंजमेंट सेम है। यहां पर किया क्या है, अभी लिख लेना, अभी थोड़ा सा रुको, लिख लेना। अभी यहां पर किया क्या है, एटम को हमने स्फीयर माना था, एटम को हमने स्फीयर माना था तो स्फीयर को कट कर दिया बीच से, है ना? समझने के लिए काट दिया आधा, जिससे आपको समझ में आए कि एटम्स किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना? अच्छा, अब यहां पर देखो हो क्या रहा है, इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यों बोला गया है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इसलिए बोला गया है क्योंकि यहां पर एटम्स की पैकिंग के बाद एक हेक्सागन का फॉर्मेशन हो रहा है। पर ये हेक्सागन कैसे बन रहा है? देखो यहां पर एक हेक्सागन दिख रहा है आप लोगों को, देखो ऐसा एक हेक्सागन, ये रहा, ये रहा, है ना? इसको यहां से मिला दो, इसको यहां से मिला दो, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा ना। ये है बीच वाली लेयर के एटम्स, ये बी टाइप ऑफ लेयर के एटम्स हैं, ये ए टाइप ऑफ लेयर के एटम है, दिस इज बी टाइप, दिस वापस ए टाइप।
तो यहां पर जब हम लोगों ने एटम्स का अरेंजमेंट 3D में अरेंजमेंट देखा तो ऐसा दिखा कि जो एटम्स हैं वो इस तरह से अरेंज हो रखे हैं कि आपको एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है 3D में। इसी वजह से इसका नाम पड़ा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यस, अब इसमें एटम्स का अरेंजमेंट देखो कुछ इस तरह से होता है। आपको एक रेड कलर वाला एटम दिख रहा है, दिख रहा है कि आपको रेड कलर वाला एटम? मुझे एक बात बताओ, ये जो रेड कलर वाला एटम है ये कितने एटम को टच कर रहा है? देखियो जरा एक बार। हाँ, ये बेंजीन की तरह दिख रहा है आपको, बिल्कुल बेंजीन की तरह दिख रहा है। ये वो नहीं करना, ड्रॉ नहीं करना भाई, इसको ड्रॉ नहीं करना, ये सिर्फ समझने के लिए। याद क्या रखना मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। हाँ, ये वाला जो एटम है बताओ कितने एटम को टच कर रहा है, ईमानदारी से बताइए। यस, कितने एटम को टच कर रहा है? 6 एटम को। बहुत बढ़िया। आपको ऐसा लग रहा है 6 एटम्स को तो इस वाले लेयर के जो 6 एटम है उनको टच कर रहा है। एक्चुअली होता क्या है, ये जो बीच वाला एटम है ये ऊपर वाले ये जो 3 एटम है ना इसको भी टच करता है। अच्छा, ये कुछ दिखने में ऐसा होता है, देखो 1 2 3 4, यह है बीच वाला एटम जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं और इसके पीछे एक एटम होता है। तो ये जो बीच वाला एटम है अपनी लेयर के 6 एटम को तो टच करता ही है। ये वाला जो बीच वाला एटम है, समझना इसको, ये जो बीच वाला एटम है बेटा ये अपनी लेयर के 6 एटम को तो टच करता ही है। ये जो ऊपर वाले 3 एटम है ना, ये 1 2 3, ये वाले एटम है, देखो 1 2 3, इसी को काट के दिखाया ऐसे, थोड़ा सा अलग कर दिया, दूर कर दिया, इसको भी थोड़ा दूर कर दिया, बीच में से काट दिया जिससे कि कहानी समझ में आए। तो ये जो बीच वाला एटम है ये अपनी लेयर में 6 एटम्स को टच कर रहा है, 3 अपने से ऊपर वाली लेयर के एटम को टच कर रहा है। तो भैया एक बात बताओ सर, 3 इसके नीचे भी तो होंगे? अरे बोलो ना भाई, अरे मेरी बात समझ में आ रही है क्या भाई? ये ए बी इस तरह से चल रहा है ना, तो यहां पर भी तो बी होगी ना। या फिर इस एटम की बात कर लो, ये वाला जो एटम है अपनी लेयर के 6 एटम को टच कर रहा है, अपने से ऊपर वाली लेयर के 3 एटम को टच कर रहा है और अपने से नीचे वाली लेयर के 3 एटम्स को भी टच कर रहा है। और सर ये तो मजा आ गया, ये तो बहुत जबरदस्त खेल हो गया 3D में। ये देखो ये इस तरह का अरेंजमेंट रहता है, इसी वजह से इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोला गया है। ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है ना। यहां पर ये बीच वाला एटम है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, हल्का सा दिख रहा होगा, ये अपनी लेयर के 6 एटम्स को, अपनी लेयर के 6 एटम्स को, अपने से 3 ऊपर वाली लेयर के एटम को और अपने से 3 नीचे वाली लेयर के एटम को टच करेगा। तो सर यहां पर जो एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, वो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई क्या? कितने बच्चे हैं जिनको ये बात समझ में आ गई है कि 12 कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा? फटाफट से थम्स अप करो, फटाफट से थम्स अप करो। कितने लोगों को ये कहानी समझ में आई है? बेटा ये 3D है, विजुअलाइज करना है सिर्फ इतना सा, और कुछ ज्यादा विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं है, 12 दिखना चाहिए, है ना। ये ए टाइप है ये वाली लेयर, ये बी टाइप के एटम्स ये रहे, ये सी, वापस ए, वापस से बी, बीच में से काट दिया, थोड़ा अलग अलग कर दिया जिससे आपको कहानी समझ में आए। यस, क्या बात क्लियर है? पक्का? चलो फिर, इस केस में इतनी ही चीज आपको समझनी थी। अब आप नोट करो, यहां पर लिख लो एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा सर वो 12 होगा। वो वाला जो डायग्राम है उससे मैं वापस आऊंगा, अगली क्लास में वो वापस आऊंगा उस डायग्राम पे। अभी इतना समझो और फटाफट से नोट करो, और जैसे ही आप नोट कर लो लिख देना सर डन, फिर हम लोग आगे चलेंगे। नोट करो बेटा इसको, ये इतनी सी चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है कि जब टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर किया जाता है तो जो एटम्स का अरेंजमेंट बनेगा वो एबी टाइप ऑफ अरेंजमेंट बनेगा। इस टाइप की पैकिंग को हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहेंगे, और इसमें एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, बस इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। समझाने के लिए मैंने आपको वो काट कूट के वो दिखाया डायग्राम, वो आप समझ सकते हो। यस, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो इसका मतलब यह है कि सर इसमें जो एटम है इस तरह से अरेंज हो रहे हैं, इस तरह से अरेंज हो रहे हैं सर एटम्स कि एक हेक्सागन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसी वजह से इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग नाम दिया गया। डन हो गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो अगले वाले केस में हम लोग क्या करने वाले हैं। सर इस केस में हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर करने वाले हैं। तो सर ये तो हमने पढ़ा दिया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जो थर्ड लेयर के एटम्स हैं उनका अरेंजमेंट ना तो फर्स्ट लेयर के एटम के जैसे होता है और ना ही सेकंड लेयर के एटम्स के जैसे होता है। सर थर्ड लेयर के जो एटम्स हैं उनका अरेंजमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है। यस, है ना। तो सर ये देखो, इसमें इस पैटर्न को जो बोला जाएगा उसका नाम है ए बी सी ए बी सी, ए बी सी टाइप ऑफ अरेंजमेंट।
क्या कह रहा हूं मैं बेटा, इस तरह के अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, एबीसी एबीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। और इस तरह की जो पैकिंग होती है दिस इज नोन एज क्यूबिक क्लोज पैकिंग। देखो तुम्हें समझ में आ रहा होगा इसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्यों बोला गया है, अपना दिमाग लगा सकते हो कि इसलिए इसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोला गया है क्योंकि इसमें एटम्स इस तरह से अरेंज हुए हैं, इसमें एटम्स इस तरह से अरेंज हो रखे हैं कि एक क्यूबिक स्ट्रक्चर बन रही है। जैसे यहां पर हम लोगों ने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इसलिए नाम दिया था क्योंकि एटम्स इस तरह से अरेंज हो रखे थे कि उससे एक हेक्सागन बन रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस तो यहां पर हम लोगों ने क्यूबिक क्लोज पैकिंग इसलिए नाम दिया है बिकॉज उसमें क्या बन रहा है, एक क्यूब बन रहा है। और इसको एक और नाम दिया जाता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। इसको फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो यूनिट सेल प्रेजेंट होती है, याद करो आप, सिंपल क्यूबिक लैटिस था, सिंपल क्यूबिक लैटिस में यूनिट सेल कौन सी होती थी, प्रिमिटिव। वैसे ही सीसीपी सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जो आपकी यूनिट सेल प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल प्रेजेंट होती है। इसी वजह से इसको सीसीपी लैटिस या फिर आप एफसीसी लैटिस भी कह सकते हो। यस है ना? अभी दिखाएंगे आपको क्यूब कैसे बन रहा है ना, अभी आपको दिखाएंगे, है ना, अभी आपको दिखाएंगे, है ना। और ना ज्यादा ध्यान मैं आपको बताऊं, ज्यादा ध्यान क्यूब कैसे बन रहा है इस पे लगाने की बजाय क्यूब बन रहा है इस पे लगाओ, है ना। मतलब चलो ठीक है, समझने के लिए तो हम लोग समझ ही रहे, है ना, समझने के लिए तो हम लोग समझ ही रहे, लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगा जब आप इसको वापस रिवाइज करोगे ना तो वापस आप धड़ाधड़ ऐसे ही रिवाइज करोगे कि तीसरी लेयर डिफरेंट अरेंजमेंट, एबीसी एबीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, सिंपल क्यूबिक लैटिस, यूनिट सेल प्रेजेंट होगी एफसीसी, और एफसीसी में जो एटम्स का कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा उसको भी हम लोग थोड़ी देर में देखने वाले हैं। मैं आपको 3D में वापस दिखा देता हूं, ये देखिए, ये मैं आपको 3D में वापस दिखा देता हूं। इधर आओ इधर आओ इधर आओ, यस इधर आइए, देखिए ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग आपके सामने दी गई है। ये ए टाइप के एटम्स हैं, ये वाला बी टाइप का एटम है, दिस इज योर सी टाइप ऑफ एटम्स, एंड वापस ए टाइप ऑफ एटम्स, ए बी सी ए बी सी, ए बी सी ए बी सी टाइप ऑफ अरेंजमेंट दे रखा है एटम्स का, ए बी सी टाइप ऑफ अरेंजमेंट दे रखा है एटम का। यहां पर भी देख लो सर, ये वाले हैं ए टाइप ऑफ एटम्स, सर ये वाले हैं बी टाइप ऑफ एटम्स, सर ये वाले हैं सी टाइप ऑफ एटम्स, वापस से ए टाइप बी टाइप सी टाइप, देख रहे हो, ए से बी, बी से सी अलग है भाई। ए टाइप के जो एटम्स है बेटा ये डिफरेंट है, बी टाइप के जो एटम्स है वो डिफरेंट है। देखो यहां पर जो ट्राइंगल बन रहा है वो नीचे की तरफ बन रहा है इस तरह से, यहां पर जो सी टाइप के एटम्स है उसमें जो ट्राइंगल बन रहा है देखो वो ऊपर की तरफ बन रहा है। इसका मतलब ये वाले एटम्स का अरेंजमेंट और ये वाले एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट है, दिख रहा है आप लोगों को। और ये वाली जो लेयर है वापस से बिल्कुल इसके सिमिलर है, एबीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, यस एबीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, और जब आप इसको 3D में देखोगे, अगर इस चीज को आप 3 डायमेंशन में देखोगे तो आपको ये चीज दिखेगी। अगर आप इस चीज को बेटा 3D में देखोगे तो आपको ये वाली चीज दिखेगी। दिस इज योर एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस या फिर क्यूबिक क्लोज पैकिंग। जब आप इन एटम्स को 3D में विजुलाइज करोगे तो वो आपको इस तरह से दिखेगा, एटम्स इस तरह से अरेंज होंगे कि एटम्स कॉर्नर पे भी प्रेजेंट है और एटम फेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट है। अगर मैं इसमें आपसे एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछूं, कोई मुझे बता सकता है क्या? अगर मैं इसमें एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछूं तो क्या मुझे कोई बता सकता है? एफसीसी में एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से है कि एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए? क्या लगता है आप लोगों को? क्या लगता है आप लोगों को एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर, एटम्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? बताइए जरा एक बार। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जल्दी बताओ। कोई विजुलाइज कर सकता है? कितना लग रहा है? कोई कह रहा है 9, कोई कह रहा है 12, कोई कह रहा, अरे यार देखो ना ये सेम ऐसा ही तो है, ये बिल्कुल सिमिलर ऐसा ही तो हो गया। ये वाला जो एटम है इसको पकड़ो, है ना, सबसे आसान होता है इस एटम से कैलकुलेट करना। वैसे किसी भी एटम को पकड़ के कर सकते हो, लेकिन सबसे आसान होता है समझना इस वाले एटम को पकड़ के। ये वाला जो एटम है, ये वाला जो एटम है वो देखो 6 एटम को तो टच कर रहा है अपनी लेयर में, देखो ये रहे 6 एटम्स। सर अपने से 3 नीचे वाले एटम को भी टच करेगा, देखो ये भी इन 3 एटम को टच कर रहा है ना,
देखो ना, ये जो बीच वाला एटम है, ये वाला एटम को पकड़ो, ये अपनी लेयर में 6 एटम को टच कर रहा है, अपने से नीचे वाली लेयर में 3 एटम को टच करेगा, तो अपने से ऊपर वाली लेयर में भी 3 एटम को टच करेगा। तो सर 7 वाली लेयर के 6, 3 नीचे वाली लेयर के और 3 ऊपर वाली लेयर के, सर टोटल कितने हो गए सर? कोऑर्डिनेशन नंबर इस केस में भी कितना होना चाहिए सर? 12 होना चाहिए। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आई क्या? हैं जी? यहां पर भी अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर देखोगे, यहां पर भी अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर देखोगे तो वो कितना मिलेगा सर? 12 मिलेगा। यस 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 यस। अरे मेरी बात समझे क्या? है ना? तो अगर ये वाला कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आप लोगों ने लिखा है ना, तो इसको आप ऐसे भी लिख लेना, 6 जो होंगे वो तो होंगे सेम लेयर वाले, है ना? 6 जो होंगे वो होंगे सेम लेयर वाले, 3 जो होंगे वो होंगे अपर लेयर वाले। यस, और जो 3 होंगे बेटा वो होंगे सर लोअर लेयर वाले। इससे जो नीचे वाली लेयर है ना, उसके 3 एटम्स होंगे। तो 6 3 9 और 3 12 हो जाएंगे, टोटल 12, है ना? टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। एक बार के लिए इसको आप फटाफट से नोट करो, मैं देखता हूं कि क्या 3D लाइब्रेरी में ये वाला मॉडल है क्या, है ना? अगर है तो एक बार के लिए मैं उसको भी समझा दूंगा, है ना? देख लेते हैं क्या 3D लाइब्रेरी में ये वाला मॉडल है क्या। एक बार के लिए आप नोट करो, देखें। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड है, सिंपल क्यूबिक लैटिस भी है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, टेट्राहेड्रल है, वेपर प्रेशर, सिंपल क्यूबिक लैटिस, एबी टाइप। हाँ, एचसीपी यूनिट सेल दिया हुआ तो है, एक बार के लिए मैं आपको दिखा दूंगा ये, है ना? देखते हैं। यस यस यस, दिखा हुआ तो लग रहा है इधर, है ना? एचसीपी देखते हैं बेटा, ये है क्या चीज, अपने काम की है या फिर नहीं है ना? अपने काम की है या फिर नहीं है, समझ लेते हैं। इसमें तो एटम्स जो है ना, हाँ, इसमें तो एटम्स से आपको ये समझ में आएगा, इसमें तो ये समझ में आएगा कि भाई एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे हुआ, है ना? इसमें आप ये समझ सकते हो, देखो ये एटम्स का अरेंजमेंट कुछ ऐसा है, ये है बीच वाला एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 समझने में बहुत आसानी होगी। ये है बीच वाला एटम, दिख रहा आप लोगों को? ये है बीच वाला एटम, ये बीच वाला एटम अपनी लेयर में 1 2 3 4 5 और 6 एटम्स को टच कर रहा है अपनी लेयर में। यस, दिख रहा है आपको? और इसको अगर मैं थोड़ा सा घुमा दूं, देखो ये वाला जो बीच वाला एटम है हल्का सा दिख रहा है ना, ये नीचे वाली लेयर के भी 1 2 और ये रहा 3 एटम। ये देखो, ये जो बेटा बीच वाला एटम है वो नीचे वाली लेयर के भी 1 2 3 एटम को टच कर रहा है, और ऐसे ही ये वाला जो एटम होगा ऐसे ही 3 एटम्स ऊपर भी होंगे, तो 6 सेम लेयर वाले, 3 नीचे वाले और 3 ऊपर वाले, टोटल कितने हो गए? 12। टोटल कितने हो गए बेटा? 12 हो गए, है ना? तो यहां पर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर इस तरह से 12 होता है, ठीक है? अरे बोलो। यस यस यस। अरे ये चीज समझ में आएगी? अभी आप लोगों के पास इसका नोटिफिकेशन ये आने लग गई क्या आप लोगों के पास? 3D लाइब्रेरी है भाई लोगों, आपके पास आती है क्या? अभी अभी आप देख पाते हो क्या इसको? या तो इस पे काम चल रहा होगा, आप लोगों को नहीं मिली होगी, अभी आ जाएगी थोड़े 2-4 दिनों में, है ना? और तो बेटा इसके है नहीं कोई 3D मॉडल, कोई बात नहीं, उससे तो हमें कहानी समझ में आई चुकी है। ठीक है ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात कर ही ली थी, है ना? ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं, अभी हो जाएगा थोड़े दिनों में, इसी पे काम चल रहा है। अभी 2-4 दिन में शायद आपके पास भी, मेरे पास भी यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि मैं आप लोगों को सेंड कर सकता हूँ, ये है ना? मेरे पास भी ऑप्शन होगा कि मैं आप लोगों को सेंड कर सकता हूँ, और जैसे आप मैं से आपको सेंड करूंगा फिर आप भी मेरे साथ घुमा घुमा के देख सकते हो, ठीक है ना? ठीक है ठीक है ठीक है, ऑल राइट, चलो ठीक है, इसको नोट करो फटाफट, इसको नोट करो फटाफट, इसको नोट करो फटाफट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसको नोट करो फटाफट से। तो अब देखो ध्यान क्या रखना है मैं आपको बताऊं, चलो ठीक है, ये सारी चीजें समझने के लिए ठीक है, 3D में विजुलाइज करने के लिए ठीक है, मैं आपसे फिर कह देता हूं क्या चीज आपको ध्यान में रखनी है। आपको ये ध्यान में रखनी है कि जब मैं टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर रहा हूं तो जो अरेंजमेंट बनेगा वो होगा एबी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, उसमें जो लैटिस बनेगा वो होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, वहां पर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12, पहली चीज। और जब मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करूंगा तो जो एटम का पैटर्न बनेगा वो होगा एबीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, इसमें जो 3D अरेंजमेंट बनेगा उसको बोला जाता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसमें जो यूनिट सेल प्रेजेंट होती है दैट इज नोन एज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, है ना? एफसीसी जिसको बोला जाता है, और यहां पर भी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, ठीक है?
अच्छा अच्छा अच्छा। अब देखो, ये एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 समझाने का एक तरीका हुआ। एक और तरीका बताऊं क्या? हाँ जी, बताओ, देखें, एक और तरीका बताऊं क्या 12 एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे हुआ? बोलो 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 बोलो। एक और तरीका बताऊं, वो वैसा वाला, डिस्टेंस वाला, डिस्टेंस वाला। चलो एक और मेथड बता देते हैं ना, समझ लेते हैं। अगर वो ना समझ में आए तब ये वाला तो है ही, और वो समझ में आ गया तो और अच्छी बात है, क्या दिक्कत है ना? चलो समझ लेते हैं एक बार के लिए, है ना? इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा तुम्हें, एकदम इंटरेस्टिंग है, तुम्हें मजा आएगा, तुम्हें मजा आएगा। देखो, हम लोगों ने क्यूब बनाना सीखा था। मैं फटाफट से बिना इसका यूज किए पेन से ही बना देता हूं। क्यूब, क्यूब हम लोगों ने बनाया था, याद है आप लोगों को? हम लोगों ने क्यूबिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाई थी। और अगर मैं बात करूं कि ये एफसीसी है, सोच के देखो, अगर ये एफसीसी है, बेटा लोड मत लेना ज्यादा, है ना? मैं समझा चुका हूं 12 कैसे आता है। ये मैं सेकंड ऑल्टरनेट मेथड सिखा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है? देखो, हमने बात करी थी, ओहो, हाँ, अगर ये एफसीसी है तो यहां पर जो एटम्स प्रेजेंट होंगे कहां कहां होंगे सर? एक तो 8 कॉर्नर पे एटम होंगे, देखो 5 6 7 और 8, 8 तो हो गए कॉर्नर। और कहां प्रेजेंट होंगे सर? एक फेस सेंटर ये रहा, 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 और एक फेस सेंटर ये रहा। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना है, इस एटम का, है ना? मुझे एक बात बताइए, ये जो कॉर्नर वाला एटम है, इस कॉर्नर वाले एटम का सबसे नजदीकी एटम कौन सा है? इस कॉर्नर वाले एटम के सबसे पास वाला एटम कौन सा है? दूसरे कॉर्नर वाला या फिर फेस सेंटर वाला? नजदीक कौन सा है? हाँ, नजदीक कौन सा है ये बता दो। चलो पहले तो ये बताओ, नजदीक कौन सा है ये बताओ पहले तो। हम्म, हाँ जी हाँ जी, दादा बताओ, देखिए नजदीक कौन सा है? फेस सेंटर वाला या कॉर्नर वाला? फेस सेंटर वाला या कॉर्नर वाला? जल्दी बोलो, फेस सेंटर वाला या कॉर्नर वाला? सर दिख ही रहा है हमें, सर कॉर्नर वाला जो है ना वो दूर है सर, इससे नजदीक, नजदीक जो होगा वो होगा सर फेस सेंटर वाला। इस चीज को मैं प्रूव भी कर सकता हूं, है ना? ये √2a डिस्टेंस पे प्रेजेंट होगा। ये कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट होगा? √2a/2। ये वाली जो डिस्टेंस होती है एटम्स के बीच, अगर ये वाली डिस्टेंस a है तो ये जो डिस्टेंस होती है ये होता है √2a/2। इसका मतलब a/√2। इसको हम लोग आगे प्रूव भी करेंगे कि ये डिस्टेंस a/√2 कैसे आई। अभी के लिए मान लो, है ना? अभी के लिए मान लो। तो सर ये वाला जो कॉर्नर है, ये वाला जो एटम है ना, ये वाला एटम, इससे देखो एक फेस सेंटर वाला एटम ये रहा, या फिर ऐसे मान लो ये वाला जो फेस है ना, इस फेस की बात करते हैं, इस वाले प्लेन की बात करते हैं, इस वाले प्लेन की बात करते हैं बेटा, ये वाला जो प्लेन है इसकी बात करते हैं। इस वाले प्लेन में कितने एटम्स होंगे जो इससे √2a डिस्टेंस पे प्रेजेंट, √2a डिस्टेंस पे प्रेजेंट है? आप ये बताओ, क्या कह रहा हूं मैं? मेरा क्वेश्चन समझ में आया क्या आप लोगों को? मेरा क्वेश्चन समझ में आया क्या आप लोगों को? मेरा क्वेश्चन ये है बेटा कि ये वाला जो एटम है, इस प्लेन की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला प्लेन जिसमें ये वाला एटम्स प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5, ये 5 एटम जिस प्लेन में प्रेजेंट है, उस प्लेन की बात कर रहा हूं। उस प्लेन में √2a डिस्टेंस पे कितने एटम्स होंगे? सर एक एटम तो ये दिख रहा है, √2a डिस्टेंस पे ये वाला एटम होगा, होगा। अब देखो इसके जस्ट पास में, इसके जस्ट पास में एक और क्यूब रखा होगा, इसके जस्ट पास में एक और क्यूब रखा होगा, तो उस क्यूब की जो छत पे एटम होगा ना, वो भी तो √2a डिस्टेंस पे ही होगा। एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, इसके जस्ट पास वाला जो एटम, जैसे इधर एटम एक है तो इधर भी एक एटम होगा, होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो, दो। अच्छा, अब इस क्यूब के पीछे भी एक और क्यूब रखा होगा, 3D में सोचना पड़ेगा भाई। इस क्यूब के पीछे भी एक और क्यूब रखा होगा, तो वो जो क्यूब है उसके ऊपर छत वाला जो एटम है वो भी तो इससे √2a डिस्टेंस पे होगा। अरे बोलना भाई, सोचना पड़ेगा भैया, 3D में सोचना पड़ेगा। दूसरा तरीका बता रहा हूं ये वाला। और सर यहां पर जो क्यूब रखा है उसके भी तो पीछे एक और क्यूब रखा है, तो उसकी जो छत पे एटम है वो भी तो सर इससे √2a डिस्टेंस पे है, √2a/2 डिस्टेंस पे है। यस यस यस, क्या बात कर रहे हो सर, ये तो बहुत सोचने की बात होगी। इतनी चीज तो हमने कभी सोची नहीं एक साथ, इतनी चीज तो हमने कभी सोची नहीं एक साथ। इस वाले प्लेन में, इस वाले प्लेन में सर 4 एटम्स होंगे जो इससे a/√2 डिस्टेंस पे प्रेजेंट होंगे, है ना? आप एक काम करना, जैसे मान लो एक फ्लोर बना हुआ है, ये वाला एक फ्लोर है ना? एक बिल्डिंग का फ्लोर है, एक बिल्डिंग का फ्लोर है, आप ऊपर से देख रहे हो, सुनो सुनो सुनो, आप क्या कर रहे हो ना, ऊपर से देख रहे हो।
और यहां पर एक एटम है कॉर्नर पे, इसकी बात कर रहे हैं, आपने कॉर्नर पे एक एटम लग दिया, इस फ्लोर के आप ऊपर से देख रहे हो, तो ये वाला एक रूम है, ये वाले रूम की जो छत पे रखा हुआ एटम है यहां पर, वो इससे a/√2 डिस्टेंस पे होगा। वैसे इधर भी एक रूम है, इसकी छत पे भी a/√2, इधर भी एक रूम है a/√2, और इधर भी एक रूम है a/√2। देखो ये 4 एटम आ गए सर एक ही प्लेन में। अगर आप उसकी छत पे खड़े होके देखोगे ना, उस कॉर्नर एटम के ऊपर खड़े होके देखो, तो आपको √2a/2 डिस्टेंस पे 4 एटम दिखेंगे एक प्लेन में। क्या ये विजुलाइज कर पा रहे हो क्या आप लोग? है भाई? दादा बोलना पड़ेगा, क्या ये चीज आप विजुलाइज कर पा रहे हो क्या? यस यस यस। अगर मान लो आप यहां पर खड़े हो, ऊपर रूम के छत पे खड़े हो ऐसे ऊपर, तो आप देखोगे उस कॉर्नर पे अगर खत्म हो रहे हो, अगर आप खड़े हो तो उस कॉर्नर से फेस सेंटर वाले 4 एटम, आपको 4 अलग अलग रूम्स वाले एटम दिखेंगे। कितने डिस्टेंस पे? a/√2 डिस्टेंस पे। इसी की हमें रिक्वायर्ड थी। ये तो एक प्लेन में है, ये तो इस वाले प्लेन में है। ऐसे कितने प्लेन है इसमें? ऐसे कितने प्लेन है? एक प्लेन में 4 एटम है सर, ऐसे 3 प्लेन है, एक ऐसा और एक बिल्कुल ऐसा वाला। सर ऐसे 3 प्लेन है, एक प्लेन में 4 एटम है, 3 प्लेन में 12 एटम्स हो जाएंगे, खत्म। और वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। यह दूसरा तरीका है समझने का। सर 3 प्लेन कैसे हुए? अबे मान लो एक प्लेन है एक्स वाई, दूसरा है वाई जेड, तीसरा है जेड एक्स। ये 3 प्लेन हो सकते हैं ना। तो अगर एक प्लेन में मान लो एक्स वाई प्लेन में 4 एटम है, तो वाई जेड में भी 4, जेड एक्स में भी 4, तो इस तरह से टोटल कितने आ जाएंगे? 12। तो ये दूसरा तरीका है जिससे आप कोऑर्डिनेशन नंबर 12 फाइंड कर सकते हो, है ना, जिससे आप कोऑर्डिनेशन नंबर 12 फाइंड कर सकते हो। और भी तरीका है ना, एक और भी तरीका है 12 कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का, और बल्कि एक नहीं 2 और तरीके हैं, लेकिन वो नहीं बताऊंगा, तुम ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, वो तरीके नहीं बता रहा हूं। 2 मेथड मैंने बता दिए, मेरे हिसाब से आपको यहां तक कहानी समझ में आ चुकी है। ठीक है ठीक है ठीक है, बस काम खत्म भाई। ज्यादा तुम दिमाग में कंफ्यूजन मत लाओ यार, इतना ठीक है भाई, इतना ठीक है, इतना ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, सुनो, अब हम लोग बात करते हैं बीसीसी की। हमने ये देख लिया कि फेस सेंटर बीसीसी कैसे बनता है, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस कैसे बनता है ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस कैसे बनता है ये मैं आपको बता देता हूं। देखो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस बिल्कुल अलग तरीके से बनता है, बिल्कुल अलग तरीके से बनता है। एक बार आप देख लो ये कैसे बनता है, आपको बिल्कुल कहानी ढंग से समझ में आएगी। ये सर ऐसे बनेगा कि जो फर्स्ट लेयर के एटम्स है, इसमें एटम्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है, इसमें एटम्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है। देखो इसमें एटम्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है। ये है फर्स्ट लेयर के एटम्स, देखना ये वाले जो एटम है ना, ये कौन से हैं? फर्स्ट लेयर के एटम। सर ये वाले एटम तो टच ही नहीं कर रहे एक दूसरे को, बिल्कुल नहीं कर रहे। मैं कब कह रहा हूं टच कर रहे? ये कैसे बनता है सुनना, पहले वाला ज्यादा बेटर था, ठीक है कोई बात नहीं, पहले वाले ज्यादा बेटर था, कोई बात नहीं, है ना। अगर इस चैप्टर के लास्ट में हमें टाइम मिलेगा ना, तो मैं आपको और मेथड भी बता दूंगा, जिसकी मैं बात कर रहा था ना कि 2 मेथड और हैं, वो वाले मेथड भी मैं बता दूंगा, चिंता मत करो, है ना, अगर लास्ट में टाइम मिलेगा। क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ अभी तक यहीं पर अटके रह जाएंगे ना, तो चैप्टर आगे नहीं बढ़ेगा, फिर हमें लगेगा यार ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत आसान चीज। थोड़ा सा 3D में सोचो, थोड़ा सा विजुलाइज करो, और फिर ध्यान रख लो कि 12 होता है, 12 होता है, यस 12 होता है, 12 होता है, ये चीज है। आओ देखें, तो ये है आपकी फर्स्ट लेयर के एटम्स, है ना। फर्स्ट लेयर में एटम्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है कि ये एटम्स एक दूसरे को टच नहीं करते। अब देखो जो सेकंड लेयर के एटम्स होते हैं ना, वो इस तरह से रखे जाते हैं। सेकंड लेयर का जो एटम होता है ना, वो इस तरह से रखा जाएगा, यहां पर इस तरह से, यहां पर सेकंड लेयर का एटम रखा है, इस तरह से रखा जाएगा। यहां पर सेकंड लेयर का एटम रखा है, टच नहीं करेगा एक दूसरे को। यहां पर सेकंड लेयर का एटम रखा है इस तरह से, ये देखो यहां पर सेकंड, ओ सॉरी ये वाला टच कर गया, टच नहीं करवाना है आपस में। यहां पर सेकंड लेयर का एटम रखा है, थोड़ा सा गंदा सा बना है मैं मान सकता हूं, लेकिन कोई बात नहीं, समझने के लिए ठीक है। हाँ ये लिखना बेटा, ये चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो, इसको आप ड्रॉ कर सकते हो। नीचे वाली जो लेयर थी जिसको मैंने येलो कलर से दिखा रखा है, दैट इज योर फर्स्ट लेयर। ऊपर वाली जो लेयर है जिसको मैंने व्हाइट कलर से दिखा रखा है, दैट इज योर सेकंड लेयर। हो क्या रहा है, हो क्या रहा है कि ये जो एटम रखा हुआ है ना यहां पर, ये वाला एटम, ये वाला एटम अपने पड़ोसी एटम को टच नहीं कर रहा, लेकिन ये वाला एटम इसके जो नीचे 4 एटम है, इन चारों एटम को टच कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हो भाई लोगों? देखो 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 देखो,
ये जो एटम है, इस एटम की मैं बात कर रहा हूं, ये वाला जो एटम है ना, इसका जो पड़ोसी एटम है उसको टच नहीं कर रहा, इसको टच नहीं कर रहा बेटा पड़ोसी को। लेकिन ये जो एटम है, ये इस वाले एटम, इस वाले एटम, इस वाले एटम और इस वाले एटम, चारों एटम को टच कर रहा है। ठीक, अब सोचो मैं थर्ड लेयर के एटम और रख दूं। थर्ड लेयर के एटम कैसे रखूंगा इसके ऊपर? थर्ड लेयर के एटम ऐसे रखूंगा कि जो फर्स्ट लेयर के एटम से उसके जस्ट ऊपर थर्ड लेयर के एटम्स आएंगे। ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि बीसीसी कैसे बना है। मैंने थर्ड लेयर के एटम इस तरह से रखे हैं कि थर्ड लेयर के एटम्स फर्स्ट लेयर के एटम्स के जस्ट ऊपर है ना? तो सर एक बात बताइए, ये जो एटम है, ये वाला जो एटम है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? कौन बताएगा ये बात? ये वाला जो एटम है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? कौन बताएगा ये? कौन बताएगा? ये वाला जो एटम है बीच वाला, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जल्दी बोलो यार। ऐसे मत समझो ना, ऐसे मत सोचो कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, सब समझ में आ रहा है। जो कॉपी में लिखा है उतना समझ में आ रहा है ना? कितना होगा? 8 होगा। बस 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 बस, ये देखो सर, बीच वाला जो एटम है, ये अपने से नीचे वाली लेयर के 4 एटम को टच कर रहा है, अपने से ऊपर वाली लेयर के 4 एटम को टच कर रहा है। तो सर इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 8 हो जाएगा। बस खत्म हो गई कहानी। जो बीसीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट होता है वो इसी तरह का होता है। अगर मैं ये वाला जो अरेंजमेंट है इधर उठा के बना दूं, ये इतना सा 1 2 3 4, ये वाले एटम्स को मैं इधर उठा के बना दूं ना, तो ये कुछ इस तरह से हैं। ये एटम्स कुछ इस तरह से हैं, ये एटम्स कुछ इस तरह से हैं। थोड़ा सा विजुलाइज करके देखो, थोड़ा सा विजुलाइज करके देखो, आपको ऐसा लगेगा ये वाला जो एटम है वो इस कॉर्नर पे रखा है, ये जो वाला एटम है वो इस कॉर्नर पे रखा है। यस, ये वाला जो एटम है ये सामने वाले कॉर्नर पे है, ये रहा। और ये वाला जो एटम है पीछे वाला, वो ये वाले कॉर्नर पे है। और 4 एटम जस्ट आपने ऊपर रख दिए, ये रहे 1 2 3 4, ये 4 एटम ऊपर रख दिए। और सर बीच में एक एटम रखा होगा, यहां पर एक बीच में एटम रखा होगा जो हर कॉर्नर वाले एटम को टच कर रहा होगा। ये वाला जो बीच वाला एटम रखा है, ये बीच वाला एटम सारे कॉर्नर वाले एटम की 8 कॉर्नर वाले एटम को टच कर रहा है। इसी वजह से इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। और इसी को बोला जाता है बेटा बीसीसी लैटिस, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, बीसीसी, सॉरी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, या फिर आप इसको बीसीसी भी कह सकते हो, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो बोलो बोलो, क्या ये चीज क्लियर है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये चीज क्लियर है। ऐसा ये वाला तो विजुलाइज मेरे हिसाब से आसानी से हो रहा है ना यार। 4 एटम नीचे, 4 एटम ऊपर, बीच में एक एटम रखा हुआ है। 4 एटम नीचे, 4 एटम ऊपर, बीच में एक एटम रखा हुआ है, बीसीसी। यस, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 8। सर ये जो बीच वाला एटम है ये सारे के सारे कॉर्नर वाले एटम को टच करेगा, इस वजह से इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8। खत्म। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? इसका 3D मॉडल मेरे पास अभी है नहीं, अगली क्लास में दिखा देंगे इसका, ठीक है ना? इसका 3D मॉडल बेटा अगली क्लास में दिखा देंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में दिखा देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, 3D में अगली क्लास में, अगली क्लास में। हाँ, आप चाहो तो इसको ड्रॉ कर सकते हो, आप चाहो तो इसको ड्रॉ कर सकते हो। आप चाहो तो इसको ड्रॉ कर सकते हो, इसको ड्रॉ कर लो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं, है ना? फिर उसके बाद आगे चलते हैं। इसको ड्रॉ कर लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। चलो फिर आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अभी तक इतनी कहानी हमने सीखी है ना, अभी तक हमने जो इतनी कहानी सीखी है ना, अभी तुम्हें समझ में आएगा कि वो कहानी को बहुत ज्यादा जरूरी नहीं थी इन क्वेश्चंस को करने के लिए। कैसे? आओ देखें, आओ देखें। देखो पहला ही क्वेश्चन आपके सामने रखा है। क्या कहता है? क्या कहता है? लिखता है ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स एक्स एंड वाई। एक कंपाउंड है जो 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, एक है एक्स और दूसरा है वाई। बहुत बढ़िया। एटम्स ऑफ एलिमेंट वाई, वाई को बोला है इसने एनायंस, मेक सीसीपी लैटिस दिया हुआ है। देखो कहता है जो वाई एटम्स हैं वो सीसीपी लैटिस में प्रेजेंट है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, सीसीपी लैटिस में कौन सी यूनिट सेल प्रेजेंट होती है?
हाँ जी, सीसीपी लैटिस में कौन सी यूनिट सेल प्रेजेंट होती है? आप बोलोगे सर एफसीसी यूनिट सेल प्रेजेंट होती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल प्रेजेंट होती है। बताया था आप लोगों को। ए भाई बोलो ना यार, क्या फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होती है? बिल्कुल होती है। और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 4 4 4 4 4 4 4। वेरी गुड। तो जो लैटिस है आपका, जो लैटिस है आपका, उसमें कितने एटम्स हैं? यूनिट सेल में सर 4 एटम है। यस, ये हम लोगों ने बात कर ली भाई। एफसीसी यूनिट सेल है और एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं? 4। अब देखो क्वेश्चन आगे क्या कहता है, लिखता है जो एलिमेंट एक्स है ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। मुझे एक बात बताओ, अगर लैटिस बनाने वाले एटम्स 4 हैं तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितनी होंगी? जल्दी बताइए। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जिसमें एक्स प्रेजेंट है वो भी कितनी होंगी? 4 होंगी। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था कल, मैंने आपको कल फॉर्मूला लिखवाया था कि अगर मान लो n एटम्स की पैकिंग हो रही हो तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनती है n और टेट्राहेड्रल वॉइड बनती है 2n। यहां पर जो लैटिस बन रहा है बेटा वो एफसीसी है, एक यूनिट सेल में 4 एटम्स प्रेजेंट है, तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड होंगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगी, वो भी कितनी होंगी? 4 होंगी। यस, बस आपको x पता लग गया, आपको y पता लग गया। आप क्या करो, x और y का रेशियो निकाल लो। 4:4 आ रहा है, 1:1 आ जाएगा और आपको जो फॉर्मूला मिलेगा वो हो जाएगा xy। खत्म, कहानी खत्म हो गई। देखो कहानी एकदम खत्म है। बताइए क्या आपको चीज समझ में आई क्या? अरे आसान था ना। सीसीबी मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले। क्यूबिक क्लोज पैकिंग में नंबर ऑफ यूनिट सेल होती है एफसीसी। एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 4, ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी होंगी 4 और आपका रेशियो 4:4। फॉर्मूला बन गया एक्स वाई। आसान है, आसान है। चलो आगे आओ, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। और देखो एक और क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, एक और क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। क्या कहता है, इसको पढ़ो देखें अच्छे से। कहता है ए सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स। बहुत बढ़िया, एक सॉलिड 2 एलिमेंट से मिलकर बना है सर, पी एंड क्यू से। सर जो क्यू एटम्स हैं सर वो सीसीपी अरेंजमेंट में है। वापस से बात वही आ गई, अगर ये क्यू सीसीपी अरेंजमेंट में है दादा, सीसीपी में यूनिट सेल कौन सी होती है? एफसीसी होती है सर। और एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं सर? 4 होते हैं। इसका मतलब जो नंबर ऑफ क्यू एटम्स है वो कितने होंगे? 4 होंगे। क्या बात समझ में आई? यस। और आगे पढ़ू, एंड पी एटम्स ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल साइड्स। अगर नंबर ऑफ एटम्स 4 हैं लैटिस बनाने वाले तो बेटा नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी हो जाएगी बताइयो? नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जिसमें कौन प्रेजेंट है? पी प्रेजेंट है, वो कितनी हो जाएंगी? 8 हो जाएंगी। ये कह रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड में पी एटम प्रेजेंट है। वॉइड थी, खाली जगह थी, उसमें कौन बिठा दिया आपने? पी बिठा दिया। यस, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड होगी 8। आप फॉर्मूला लिख दो, पी और क्यू का रेशियो निकालिए बेटा। पी है हमारे पास 8, क्यू है हमारे पास 4, रेशियो मिल गया 2:1। सर फॉर्मूला जो बनेगा वो हो जाएगा P2Q। P2Q। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ जी, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? पक्का? चलो ठीक है, फिर आगे आओ, आगे आओ और आगे चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करते हैं। आइए देखें, एक और क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने ये रहा। पढ़िए जनाब इस क्वेश्चन को भी, क्या कहता है, क्या कहता है। लिखता है इन ए कंपाउंड एटम्स ऑफ एलिमेंट वाई फॉर्म सीसीपी लैटिस। हर बार सीसीपी आ रहा है ना। जो आपका वाई एटम है बेटा वो कौन सा लैटिस बना रहा है? सर सीसीपी लैटिस बना रहा है। सीसीपी में यूनिट सेल कौन सी होती है? एफसीसी होती है सर। इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? एक यूनिट सेल में 4 एटम्स हो गए। बहुत बढ़िया, अरे बोलो। अच्छा, अगर नंबर ऑफ एटम्स 4 हैं तो बताओ नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होंगी? सर दुगनी हो जाएंगी, 8। टेट्राहेड्रल वॉइड होंगी 8। और क्वेश्चन में कहा गया कि जो एलिमेंट एक्स है सर वो 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब 16/3। अरे बोलना भाई, क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या तुझे? यस भाई, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड है 8 और 2/3 में प्रेजेंट है, मतलब 2/3 × 8। टोटल कितनी होगी टेट्राहेड्रल वॉइड्स? 16/3। यस 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 बोलना पड़ेगा।
अब दोनों का रेशियो निकाल लो, कहानी खत्म। दोनों का रेशियो निकाल लो, कहानी खत्म। एक्स और वाई का 16, देखो ये ऐसा मिल जाएगा ना 4/3:1, ऐसे ही मिलेगा ना। और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4:3, और फॉर्मूला बन गया x4y3। फॉर्मूला बन गया x4y3। क्या मेरी बात आपको समझ में आई क्या? हाँ जी, कुछ कुछ बोझ हल्का हुआ है भाई, कुछ बोझ हल्का हुआ। 2-3 क्वेश्चन किए, थोड़ा समझ में आई कहानी। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, इस वाले क्वेश्चन का क्या करें? क्या मैं तुम्हें होमवर्क दे दूं? क्या होमवर्क दे दूं? 3 क्वेश्चन करवा दिए, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ऐसा ही है। देखो कहता है O2 माइनस आयन क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग मतलब सीसीपी में है। 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड में A2 प्लस प्रेजेंट है, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड में कैटायन B3 प्लस है, और जनरल फॉर्मूला आपको बताना है। दे दूं क्या होमवर्क? चलो फिर करना इसको, होमवर्क है ये आपका, इसको घर से करना है भाई। अच्छा तो एक क्वेश्चन और दे दूं क्या होमवर्क? ये वाला देखो, ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी दे दूं क्या होमवर्क? सर कर लेंगे इसको भी, है ना, ये भी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन करने के बाद इस क्वेश्चन को भी आप बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके ओके, अच्छा और देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग करते हैं, इसको यहां पर करने की कोशिश करते हैं। 2021 में आया है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ ये वाला क्वेश्चन है बेटा, 2021 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है। और हाँ, और इसका इसका आंसर मुझे लग रहा है हल्का सा लिखा गया है स्लाइड पे ही, है ना, और वो मुझे लग रहा है काफी लोगों ने नहीं देखा है अभी तक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं इसका पोल देना चाहता हूं। हाँ नहीं नहीं नहीं, इसका पोल देंगे, पोल पोल पोल, इसका पोल देंगे आपको। चलिए जी, इस क्वेश्चन का पोल आपकी स्क्रीन पर आएगा, एक बार क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लो। कहता है डायमंड हैज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ C एटम्स फॉर्म्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स। बहुत अच्छी बात है। द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड हैज फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस वेयर 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर आल्सो ऑक्यूपाइड बाय द कार्बन एटम्स। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल ऑफ द डायमंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का पोल आपकी स्क्रीन पर दे देते हैं। आज इंटीजर टाइप का क्वेश्चन करते हैं, देखें, है ना, आज इंटीजर टाइप का पोल करते हैं, क्या होता है। पोल मैंने स्टार्ट कर दिया है, पोल मैंने स्टार्ट कर दिया है। एक इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, उसको करते हैं। हाँ जी, कोई बात नहीं, अभी एक और क्वेश्चन और दूंगा मैं, इसमें चीटिंग कर ली तो क्या हुआ। भाई लोगों देखो, पहली बात तो दूसरे को अपने खुद से ज्ञानी मत समझना, है ना, यही सोच के चलो कि सबसे बड़े ज्ञानी तुम ही हो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। लो जी रिजल्ट देखते हैं। ये देखो 78% है, फिर भी 100% नहीं आया। मुझे पता था ये 78% इसी वजह से तो आया है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहीं घूम रहे हैं मार्केट में, या फिर कोई अपने दोस्त से बतिया रहा है, मस्त गप्पे मार रहा होगा, है ना, कोई सोफा सेट पे बैठा हुआ, सामने टीवी चल रहा होगा एकदम जोरदार, और उसने देखा एकदम से, पढ़ तो रहा ही नहीं था वो, एकदम से देखा पोल आ गया, अरे पोल में रिप्लाई कर दो, कुछ भी कर दो, खट से कुछ भी किया। 78% तुम्हारे सामने है ना। लीडर बोर्ड देख लेते हैं कौन कौन भाई लोग हैं। आर्यन, ऋषि, आयुष, पुरु बंसल और युग पोकल, ये है टॉप 5 स्टूडेंट। बहुत बढ़िया बात है, बधाई हो आपको बहुत बहुत। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। लिखता है कि जो कार्बन एटम है वो इन द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, डायमंड हैज फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। भाई सीधी सी बात है, अगर आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है, पहली चीज तो कार्बन किससे मिलके बना है, पहली चीज तो कार्बन किससे मिलके बना है भाई, वो सॉरी डायमंड किससे मिलके बना है, कार्बन एटम से। अब कहता है जो कार्बन एटम्स प्रेजेंट है वो कहां कहां पर प्रेजेंट है, एफसीसी में।
हाँ, कहां पर प्रेजेंट है? पहली बात एफसीसी में। प्लस ये भी कहता है कि 50% ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स में भी कार्बन प्रेजेंट है। 50% ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, एफसीसी मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 4 हो गए। और अगर नंबर ऑफ एटम्स 4 हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होंगी? टेट्राहेड्रल वॉइड होंगी सर 8, लेकिन 8 की 50% वॉइड में ही कार्बन का एटम प्रेजेंट है। इसका मतलब टोटल कार्बन एटम्स कितने होंगे? 4 + 4, 8 कार्बन के एटम्स आ गए एक ही यूनिट सेल में। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ जी, हाँ जी भाई लोगों, क्या ये बात आपको समझ में आई क्या? दादा जल्दी बताओ भाई। सिंपल सा क्वेश्चन था कि कार्बन एटम्स एक तो प्रेजेंट है एफसीसी में और 50% ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो एफसीसी में मतलब नंबर ऑफ एटम्स 4 हो गए और टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होंगी। 8 में नहीं है, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब हाफ का मतलब 4, तो टोटल 4 + 4 8 एटम हो गए। बहुत सॉल्यूशन मिल गया, बहुत बहुत बधाई हो आपको। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यह क्वेश्चन भी 2021 जेईई मेंस में पूछा गया है। इसका भी पोल आपकी स्क्रीन पर आएगा, इसका भी पोल आपकी स्क्रीन पर आएगा। हाँ जी, इसका भी पोल आपकी स्क्रीन पर आएगा। बताओ, टाइम दे दिया मैंने आपको करने के लिए। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर जनरेट करने जा रहा हूं। ये वाला भी इंटीजर टाइप का पोल होगा। पोल आपकी स्क्रीन पर स्टार्ट हो चुका है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सारे लोग पूरा ध्यान लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। हाँ, हुआ क्या? पोल खत्म होने वाला है भाई लोगों, एंड होने वाला है पोल। पोल एंड होने वाला है। यस, पोल स्टॉप हो चुका है। देखते हैं, देखते हैं कितने लोग हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया। हे भगवान, अबे ओ, कहां से आए हो बे तुम? 11% लोगों ने सही जवाब दिया भाई। अबे दिल का दौरा वोरा पड़ जाएगा हमें। ऐसे मत किया करो यार पूरी क्लास से। हे भगवान, मतलब वैसे क्वेश्चन है ही ऐसा, दिखने में लगता है बहुत आसान है, लटक जाती है दुनिया। अभी मैं समझाऊंगा ना तुम्हें, थोड़ी शर्म सी आएगी तुम्हें, है ना। थोड़ी शर्म सी आएगी कि यार ये क्वेश्चन कैसे गलत हो गया हमसे। आओ आओ अभी समझाता हूं। लीडर बोर्ड वाले कौन है? आर्यन, भव्य, निहाल, श्रेया और हर्ष। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको बहुत बहुत। देखो देखो अभी मैं समझाता हूं। देखो एक बात बताओ मुझे, अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, एक फॉर्मूला लिखवाया था, एक मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि जो एफसीसी होती है ना, एफसीसी यूनिट सेल, एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं बताओ? एफसीसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 4। यस, और मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितनी होती है? 4। तो 4 एटम है, 4 एटम्स के लिए 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है। क्वेश्चन में पूछा है एक लैटिस साइट के लिए कितनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगी? अबे जब 4 एटम्स हैं तो 4 वॉइड हैं, एक एटम होगा तो एक एटम के लिए एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। खत्म हो गया क्वेश्चन। इतना ही था भाई, इतना ही था। हमने फॉर्मूला लिखा था कि अगर नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड एटम्स n हो तो आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितनी होती है? n होती है। तो n एटम्स के लिए n ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर लैटिस साइट, पर लैटिस साइट पूछा है, पर का मतलब एक है ना। एक लैटिस साइट के लिए कितना होगा? तो 4 के लिए 4 है तो एक के लिए 1 हो जाएगा यार, आंसर 1 हो जाएगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। थोड़ी बहुत शर्म आई है जी? बोलो बोलो बोलो। अरे कोई सा ही ले लो, एफसीसी मत लो, कोई सा ही ले लो ना। ये वाला फॉर्मूला लिखवाया था ना आपको, अगर n एटम्स हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी n होंगी। अबे एफसीसी मत लो, एचसीपी ले लो, कुछ भी ले लो भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप एफसीसी ना भी लो तो आपको ये तो पता है ना कि अगर नंबर ऑफ एटम्स n हो तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी n होंगी, ये तो पता होगा बस। तो n वॉइड के n एटम्स के लिए n वॉइड, तो एक एटम के लिए एक वॉइड। खत्म। शर्म आई? थोड़ी बहुत नहीं आई? बहुत बेशर्म हो भाई, हैं? बताओ। ओके ओके ओके। अब इसके बाद
अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं, देखो ये दो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए है ना, 2-3 क्वेश्चन होमवर्क दिए, इसको खुद से करना। अब एक छोटा सा टॉपिक हम लोग और पढ़ते हैं, एक छोटा सा टॉपिक हम लोग और पढ़ते हैं, लेकिन वो छोटा सा टॉपिक पढ़ने से पहले, एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी कैलकुलेशन करना चाहता हूं, है ना, एक छोटी सी कैलकुलेशन करना चाहता हूं, एक छोटी सी कैलकुलेशन करना चाहता हूं। ये एक क्यूब है आपकी नजरों के सामने, ठीक है, और ये वाला जो क्यूब है ना, मान लेते हैं इसकी जो एज लेंथ है, इसकी जो एज लेंथ है वो कितनी है, ए है, ठीक है, इसकी एज लेंथ कितनी है, ए है, तो ये वाली एज लेंथ जो होगी वो भी ए ही होगी, है ना। अच्छा एक बात और बताओ, इसमें अगर मैं इस फेस की बात करूं, ये 4 एटम मैंने ले लिए, ये वाले 4 एटम मैंने ले लिए, तो ये एक फेस बन गया, और ये जो फेस है बेटा इसके कितने डायगोनल है, सर इसके 2 डायगोनल है। ये वाला जो डायगोनल होगा इसको क्या बोला जाएगा, फेस डायगोनल, इसको क्या बोला जाता है, फेस डायगोनल, यस, है ना। अगर ये वाली एज लेंथ ए है तो क्या ये वाली एज लेंथ भी ए ही होगी, ए बी सी, एक ट्राइंगल मैंने ले लिया, इन ट्राइंगल ए बी सी। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, ए बी सी, ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, कोई बता सकता है क्या मुझे, ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, कौन बताएगा, हैं जी सर कैसी बात कर रहे हो, मतलब ये वाला जो एंगल है सर ये तो 90 डिग्री का है, दिख ही रहा है, ये ऐसे भैया बाहर है, बाहर ऐसे, है ना, ऐसे है, ये थोड़ा 3D में विजुलाइज करने की कोशिश करना, क्यूब में देखना सारे के सारे एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, सर ये वाला 90 डिग्री का है, और अगर 90 डिग्री का है तो भैया हमने तो एक फॉर्मूला पढ़ा, पाइथागोरस, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यस, तो AC का स्क्वायर जो होगा सर वो हो जाएगा, AB का स्क्वायर है A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो यहां से AC इज इक्वल टू √2a मिलेगा, और इस AC क्या है, AC क्या है सर, AC क्या है, AC है फेस डायगोनल। तो आज के बाद आपको ध्यान में रखना है, आज के बाद आपको ध्यान में रखना है कि जो लेंथ होती है फेस डायगोनल की, यस, जो लेंथ होती है फेस डायगोनल की वो कितनी होती है, √2a, जहां पर जो a है वो है एज लेंथ, a क्या है, a होगा सर एज लेंथ, यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये तो आपने शायद छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा, है ना, 8th 9th क्लास में, क्या पता आप लोगों ने ये वाली वैल्यू फाइंड करी हो कभी लाइफ में, करी है नहीं। अच्छा एक चीज और देखो, यहां से मैंने एक और लाइन ड्रॉ करी है, ये वाली, इसको मैंने बोल दिया D, तो ये जो एक डायगोनल है AD इसको क्या बोलूंगा मैं, AD को क्या बोलूंगा, ये जो AD है इसको बोला जाता है सर, ये जो AD है दिस इज नोन एज बॉडी डायगोनल, इसको क्या बोला जाता है, बॉडी डायगोनल है सर, ये फेस डायगोनल नहीं है सर, ये फेस डायगोनल नहीं है, यस भाई, फेस डायगोनल तो ये है फेस, तो A से यहां वाला ये होता फेस डायगोनल, तो ये फेस डायगोनल नहीं है, ये वाला क्या है, बॉडी डायगोनल है, यस, ये क्या है, बॉडी डायगोनल है, बहुत बढ़िया। एक चीज मुझे और बताओ, एक चीज मुझे और बताओ, देखो ये वाला और ये वाला, यहां पर जो एंगल है क्या ये एंगल 90 डिग्री का है, ये वाली जो एज लेंथ है वो भी ए है, ये वाला देखो ACD, ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री का है, और अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री का है तो आप आ जाओ इन ट्राइंगल ACD, आप ऐसे कह सकते हो कि सर जो AD का स्क्वायर है, सर जो AD का स्क्वायर है इट इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, यस, तो AD का स्क्वायर आपको फाइंड करना है, AC हमने निकाल लिया था, अभी AC √2a है तो उसका स्क्वायर करोगे तो 2a स्क्वायर होगा, और CD स्क्वायर A स्क्वायर है, तो यहां से जो AD का वैल्यू मिलेगा वो आएगा आपके सामने √3, और AD है √3 है। तो आज के बाद आप एक चीज ध्यान रखोगे कि जो क्यूब में जो बॉडी डायगोनल की लेंथ होती है, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल हमेशा कितनी होती है सर, वो होती है √3a, बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है सर, वो होती है √3a। क्या इसमें कोई परेशानी है आपको, हो ही नहीं सकती, यस, अरे हो ही नहीं सकती, √3 होगी। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन आपसे और है,
मेरा एक क्वेश्चन आपसे और है, एक क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल होते हैं? हाँ जी, एक क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल हो सकते हैं? कौन बताएगा? एक क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल हो सकते हैं? भाई ये मैथ्स ही है यार, पूरा मैथ्स ही है, मैं क्या करूं अब इसमें? इसमें केमिस्ट्री तो कुछ भी नहीं है, मतलब केमिस्ट्री कुछ भी नहीं है, मैथ्स ही ऐसे ही है, हम क्या करें। हाँ, कितने बॉडी डायगोनल होते हैं सर? एक क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल हो सकते हैं। कैसे पता लगा? अबे भाई लोगों, एक बात देखो, ये वाला एक कॉर्नर है, ये वाला एक कॉर्नर है, दो दो डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर से मिलके एक बॉडी डायगोनल बनता है। तो सर क्यूब में तो 8 कॉर्नर होते हैं। 2 कॉर्नर से अपने रूम में देख लो, ज्यादा दिक्कत हो तो अपने रूम में बना के देख लो, 2 डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर से एक बॉडी डायगोनल बनेगा। तो ऐसे 8 कॉर्नर है, 2 से एक बॉडी डायगोनल, 8 कॉर्नर से 4 बॉडी डायगोनल। कितने बॉडी डायगोनल बनेंगे? 4 बॉडी डायगोनल बनते हैं, इस बात को याद रखें आप। नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स इन ए क्यूब, है ना? एक क्यूब में सर टोटल 4 बॉडी डायगोनल्स प्रेजेंट होंगे। कोई दिक्कत थोड़ी ना है। बना के दिखाऊं क्या? बना के दिखाऊं क्या? देखो, पहला बॉडी डायगोनल ये रहा, एडी, ये वाला और ये वाला कॉर्नर डायगोनली ऑपोजिट होगा। वैसे ही एक होगा ये वाला, देखो ये वाला, है ना? इस वाले और इस वाले कॉर्नर को मिलाओ, सर ये भी बॉडी डायगोनल है। एक चीज और देखना, इस वाले कॉर्नर को इस वाले कॉर्नर से मिलाओ, ये वाला, ये भी बॉडी डायगोनल है। और देखो, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, इसको भी मिलाओ। पोच पोच हो गई हालांकि, है ना, लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए। टोटल कितने बॉडी डायगोनल है? 4 बॉडी डायगोनल है ना? इसका याद रखना, आप अपने रूम में ही, जिस रूम में बैठे हो, उसको एक क्यूब मान लो और 2 ऑपोजिट, जो डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर है ना, उनको मिला दो। तो ऐसे मिलाओगे 2, ऐसे मिलाओगे 2, नीचे से ऊपर वाला 3, ऊपर से नीचे वाला 4, है ना? तो ऐसे कितने बॉडी डायगोनल बन जाएंगे? 4 बन जाएंगे, इस बात को याद रखो। और उसकी जो लेंथ होती है वो √3 होती है, जहां पर ए जो है वो है बॉडी डायगोनल की लेंथ। ठीक है, अच्छा, ये चीज हमारे काम में आने वाली है, ये चीज हमारे काम में आने वाली है जब मैं आपको समझाने वाला हूं लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन सीसीपी लैटिस। टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन सीसीपी लैटिस में कहां होती है? टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन सीसीपी लैटिस में कहां होती है? देखो, इसको मैं पहले लिखवा देता हूं, है ना? लिखवा देता हूं कि सीसीपी लैटिस में, सीसीपी का मतलब क्या हो गया? सीसीपी लैटिस है, इसका मतलब जो यूनिट सेल होगी वो कहां होगी? सर यूनिट सेल जो होगी इसमें कौन सी होगी? सर यूनिट सेल होगी फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एफसीसी यूनिट सेल होगी। यस, एफसीसी यूनिट सेल होगी। और एफसीसी यूनिट सेल में जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं कहां कहां होते हैं? सर वो प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स पे, और एक प्रेजेंट होता है फेस सेंटर पे। ठीक है, इस बात को याद रखें, इस बात को याद रखें कि एफसीसी लैटिस या फिर सीसीपी लैटिस में, सीसीपी लैटिस में जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट ऑन बॉडी डायगोनल्स। अभी देखो मैं आपको समझाता हूं, टेट्राहेड्रल वॉइड कहां प्रेजेंट होती है? बॉडी डायगोनल से। बॉडी डायगोनल्स पे टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होती है। सर कैसे? एक बार के लिए समझाओ, बॉडी डायगोनल पे कहां प्रेजेंट होती है? सुनो, जैसे मान लो ये आपका क्यूब है, ठीक है, ये बेटा आपका क्यूब है, और ये वाला जो क्यूब है इसमें मैंने एक बॉडी डायगोनल बना दिया है आपके सामने। एक मैं बॉडी डायगोनल बनाने जा रहा हूं आप लोगों के सामने, जैसे ये वाला बॉडी डायगोनल बना दिया मैंने, दिस इज योर बॉडी डायगोनल। ठीक है, ये है आपका बॉडी डायगोनल। इस बॉडी डायगोनल की जो लेंथ है ना, आपने कहा सर इस बॉडी डायगोनल की लेंथ है √3 है। यस, इसकी लेंथ कितनी है बेटा? √3 है। ठीक है, अगर ये √3 लेंथ है तो इस बॉडी डायगोनल से, इस बॉडी डायगोनल सॉरी इस बॉडी सॉरी कॉर्नर से, बेटा कॉर्नर से √3a/4 डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस? √3a/4 डिस्टेंस पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होती है। इस वाले कॉर्नर से √3a/4 डिस्टेंस पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो इस वाले कॉर्नर से भी √3a/4 डिस्टेंस पे एक और टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगी। यहां पर
एक और टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है। समझना इस बात को, कितने डिस्टेंस पे रूट, अभी ये बनी कैसे वो भी मैं समझाऊंगा, अभी थोड़ा तसल्ली रखो, ये टेट्राहेड्रल वॉइड बनी कैसे वो भी हम लोग समझेंगे, लेकिन अभी मोटा मोटा कैलकुलेशन ध्यान रखो कि कॉर्नर से √3/4 डिस्टेंस पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, यहां पर भी कॉर्नर से √3/4 डिस्टेंस पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो सर एक बात बताओ, एक अगर बॉडी डायगोनल पे दो टेट्राहेड्रल वॉइड है, एक बॉडी डायगोनल पे दो टेट्राहेड्रल वॉइड है, यूनिटरी मेथड सारी दुनिया जानती है कि एक बॉडी डायगोनल पे दो टेट्राहेड्रल वॉइड है भाई, दो टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो सर ऐसे चार बॉडी डायगोनल्स होते हैं, तो सर चार बॉडी डायगोनल्स पे टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी हो जाएगी? सर टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएगी 8 टेट्राहेड्रल वॉइड। अच्छा अच्छा, एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने हुआ करते थे? एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने हुआ करते थे? सर नंबर ऑफ एटम्स हुआ करते थे 4, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी है? 8। एक फॉर्मूला लिखवाया था ना, अगर क्लोज पैक्ड एटम्स n हो तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2n होती है। क्या ये फॉर्मूला फिट बैठ रहा है क्या? तुम लोग मेरे से प्रूफ का पूछ रहे थे, तुम लोग मेरे से प्रूफ का पूछ रहे थे कि सर प्रूफ करो कि अगर नंबर ऑफ एटम्स n हो तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2n होंगी। क्या ये प्रूफ थोड़ा सा समझ में आया क्या आप लोगों को? हाँ जी, क्या ये समझ में आया प्रूफ? एक बॉडी डायगोनल पे दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट हैं, तो चार बॉडी डायगोनल पे 8 टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होंगी। क्लियर है? आपको थोड़ी सी डिस्टेंस ध्यान में रखनी है, अभी मैं समझाऊंगा अभी ये कैसे बनी है। यहां से यहां, दिस इज योर कॉर्नर से √3/4 डिस्टेंस, कॉर्नर से √3/4 डिस्टेंस, तो टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होती। ठीक है? अच्छा, अब एक चीज और देखो, कैसे बनी टेट्राहेड्रल वॉइड। उससे पहले यह भी प्रूव कर लेते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड n होती है, यह भी मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूं। लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, या चलो फिर पहले यही समझ लेते हैं, चलो या फिर ऐसे ही समझ लेते हैं कि ये यहां पर कॉर्नर बॉडी डायगोनल पे टेट्राहेड्रल वॉइड बनी कैसे, है ना? बॉडी डायगोनल पे टेट्राहेड्रल वॉइड बनी कैसे? आप ना जिस रूम में बैठे हो ना, थोड़ा सा विजुलाइज करना, जिस भी रूम में आप लोग बैठे हो ना, थोड़ा सा विजुलाइज करना कि वो रूम क्यूब है। वो रूम कैसा है? क्यूब है। वो रूम कैसा है? क्यूब है। ठीक है? कैसा है? क्यूब है। अब सुनना, ये वाला कॉर्नर एफसीसी की हम लोग बात कर रहे हैं, एफसीसी की हम लोग बात कर रहे हैं, इसका मतलब जो एटम्स प्रेजेंट होंगे, सर जो एटम्स प्रेजेंट होंगे वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होंगे। एक फेस सेंटर ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये रहे 4, ये रहा सामने वाले फेस का और ये रहा पीछे वाले फेस का। सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात। एक एटम ये रहा, देखियो एक एटम ये वाला है, इस एटम से ये वाला जो एटम, ये वाला जो कॉर्नर है, एक कॉर्नर से कितने फेसेस निकलते हैं? सुनना, मुझे एक बात बताओ, पूरा ज्योमेट्री है यार, पूरा कोई केमिस्ट्री है ही नहीं मतलब इसमें। हाँ मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, एक कॉर्नर से कितने फेस निकलते हैं एक यूनिट सेल में? एक कॉर्नर से कितने फेस निकलते हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जल्दी बोलो दादा, दादा दादा, कितने कितने निकलते हैं? 3 निकलते हैं ना, मानते हो ना? कितने निकलते हैं? 3। बहुत बढ़िया। कौन कौन से? एक तो ये रहा, इस कॉर्नर से एक तो फेस ये निकलेगा, ये रहा एटम फेस के सेंटर पे। एक ये वाला फेस देखो, ये वाला फेस, इसके सेंटर पे एक एटम ये रहा, और सर इस कॉर्नर से एक ऊपर वाला, और देखो ये जो पीछे वाला फेस है, जो पीछे वाला फेस है ये रहा, 3 एटम ये रहे। आप जिस रूम में बैठे हो विजुलाइज करके देखो, विजुलाइज करके देखो, एक कॉर्नर पे एटम रखा हुआ है, एक कॉर्नर पे एटम रखा हुआ है, उसके जस्ट पास वाले पे एक फेस सेंटर पे एक एटम है, उससे जस्ट ऊपर जो फेस सेंटर है उस पे एक एटम है, और उससे जो साइड वाला फेस सेंटर है उससे जो 3 फेसेस निकल रहे हैं उनके सेंटर पे 3 एटम रखे हुए हैं। अब ऐसे विजुलाइज करो कि ये चारों एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं। कौन कौन से? एक कॉर्नर पे रखा हुआ एटम, और इस कॉर्नर से जो 3 फेसेस बाहर निकल रहे हैं उन फेस के सेंटर पे रखे हुए एटम, ये 4 एटम। ऐसे विजुलाइज करो कि ये चारों एटम एक दूसरे के नजदीक आ गए एकदम से।
ऐसे नजदीक आ गए हैं, ये चारों एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं। विजुलाइज करो, सोचो एक बार के लिए। तो जब ये चारों एटम एक दूसरे को टच करेंगे तो उनके बीच में एक छोटी सी वॉइड होगी कि नहीं होगी? उसके बीच में एक छोटी सी वॉइड होगी कि नहीं होगी? और वही जो छोटी सी वॉइड है उसको आप नाम दोगे टेट्राहेड्रल वॉइड। और ये जो छोटी सी वॉइड होगी वो इस बॉडी के डायगोनल पे प्रेजेंट होगी। कहां प्रेजेंट होगी? बॉडी के डायगोनल पे प्रेजेंट होगी। ये बात समझनी पड़ेगी भाई। सारा खेल थोड़ा सा सोचने का है, थोड़ा सा सोचने का है। एक कॉर्नर वाला एटम, इससे 3 फेसेस निकल रहे हैं। इन 3 फेसेस के सेंटर पे 3 एटम रखे हुए हैं। हमें यह सोचना है कि चारों एटम एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। ये जब चारों एटम एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो एक चारों एटम के बीच में एक छोटी सी वॉइड प्रेजेंट होगी। उसी को बोला गया है टेट्राहेड्रल, है ना। और वो जो टेट्राहेड्रल वॉइड होगी वो इस बॉडी के डायगोनल पे होगी। अब इस कॉर्नर से एक बॉडी डायगोनल पे इधर है, तो जो दूसरा कॉर्नर है उस कॉर्नर से भी जो बॉडी डायगोनल का दूसरा वाला पार्ट है वहां से भी तो टेट्राहेड्रल वॉइड आएगी। इसी वजह से एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट। तो आप चाहो तो इसको ध्यान में भी रख सकते हो कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड होती है, एक जो टेट्राहेड्रल वॉइड होती है वो एक कॉर्नर वाला एटम और 3 फेस सेंटर्ड एटम से मिलकर बनती है। आप चाहो तो इस तरह से भी इसको याद रख सकते हो, है ना। इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हो। क्या बोल रहा हूं मैं, वापस सुनो। क्या बोला है मैंने, वापस सुनो। कि जो एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनी है, टेट्राहेड्रल वॉइड बनी है, वो कितने एटम से बनी है? ऑब्वियस सी बात है 4 एटम से बनेगी। वो 4 एटम कौन से होंगे? एक तो कॉर्नर वाला एटम होगा और 3 फेस सेंटर वाले एटम होंगे। ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी, है ना। और इसका अगर 3D की मैं बात करूं ना, हल्का सा 3D डायग्राम दिया हुआ है, देखो। हालांकि ये वाला जो 3D डायग्राम है इससे बहुत ज्यादा चीज समझ में नहीं आएगी, इससे बहुत ज्यादा चीज समझ में नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मतलब अगर देखो, ये एक क्यूब है, ये बड़ा वाला क्यूब है ना। और ये जो बड़ा वाला क्यूब है उसमें देखो, ये कॉर्नर वाला एटम है, ये फेस सेंटर वाला एटम है, ये भी फेस सेंटर वाला एटम है, ये भी फेस सेंटर वाला एटम है। अगर ये चारों एटम एक दूसरे के नजदीक आ जाएं, ये चारों एटम एक दूसरे के नजदीक आ जाएं, तो इनके बीच में एक छोटा सा वॉइड प्रेजेंट होगा और उसी वॉइड को आप टेट्राहेड्रल वॉइड बोलोगे। ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड होगी ये इस बॉडी के डायगोनल पे प्रेजेंट होगी, यहां से √3/4 डिस्टेंस, है ना। जिन 4 एटम को ये वाली वॉइड टच कर रही है, उन चारों एटम्स को, जिन 4 एटम को ये वाली वॉइड टच कर रही होगी, वो जो 4 एटम है उसमें से एक एटम कॉर्नर वाला होता है और सर 3 एटम फेस सेंटर वाले होते हैं। यस। तो अगर मान लो यहां से विजुलाइज नहीं भी हो रहा ना, तो जो चीज मैंने आपको समझाई है ना उस तरह से आप विजुलाइज कर सकते हो। कॉर्नर वाला एटम, 3 फेस सेंटर वाले एटम बिल्कुल एक दूसरे के पास जा रहे हैं, वैसे सोच के देखो 4 एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, बीच में एक छोटी सी वॉइड होगी, वो टेट्राहेड्रल वॉइड होगी, है ना। तो वो ज्यादा इफेक्टिव है ना, वो ज्यादा इफेक्टिव है। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, इसको अगली क्लास में खुद से करके लाना, है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, है ना। क्या क्वेश्चन है? अगली क्लास में सोच के आना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी है? ये थोड़ा खुद से सोचना, है ना। इसको आप खुद से सोचना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अगली क्लास में सुनो, अगली क्लास में अगर मुझे इसका कोई 3D मॉडल मिलेगा जिसमें कि इसको 3D में कुछ और मॉडल से समझा रखा होगा, तो वो 3D मॉडल में लाने की कोशिश करूंगा। और अगर मान लो वो 3D मॉडल नहीं मिला तो आपको इसी तरह से समझनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा कोई ऐसा 3D मॉडल मिले, है ना, जिसको हम लोग वीडियो के थ्रू समझ सकें। लेकिन मैं फिर कह देता हूं, अगर ये चीज आप लोगों ने ध्यान भी रख ली ना कि एक बॉडी डायगोनल पे टेट्राहेड्रल वॉइड होती है और कॉर्नर से √3/4 डिस्टेंस पे होती है, इससे भी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इस बात की गारंटी मेरी है ना। इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। तो ज्यादा लोड मत लेना कि यार मुझे तो दिख ही नहीं रहा, सारे लोग तो विजुलाइज कर पा रहे हैं, अच्छा ये 4 एटम टच कर रहे हैं वॉइड, है ना, मैं तो सोच ही नहीं पा रहा, तो क्या मैं क्वेश्चंस नहीं कर पाऊंगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन तुम सारे कर लोगे बिना ये कुछ सोचे भी, है ना। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बिना ये कुछ सोचे भी। तो भाई ये चैप्टर ऐसा ही है, अब इसमें कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, है ना। इसमें कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा किया नहीं जा सकता, ये चैप्टर ही ऐसा है। तो कोई बात नहीं, मतलब है तो है यार, हमें तो समझना पड़ेगा, है ना। नहीं बेटा ये √3/2 √3/4 सब गलत है
है ना, ये सही नहीं है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है। घर जाके आराम से सोचना, थोड़ा और सोचना, है ना। चलो होमवर्क के लिए आज आपके पास डीपीपी नहीं आई होगी, है ना, आज आपको पास कोई डीपीपी नहीं है। जो आप लोगों को क्लास में दिया है वो वाला आपका होमवर्क रहेगा, और छोटा सा आपको रिवीजन करना है ना। क्या करना है, आपको रिवीजन करना है, ठीक है ना। आज जो हम लोगों ने पढ़ा है, पिछले वाली क्लास में भी जो हम लोगों ने पढ़ा है, वो आपको रिवाइज करके आना है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये समझाऊंगा। देखो टेट्राहेड्रल वॉइड की पोजीशन हमने देखी, अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां प्रेजेंट होती है ना, और कैसे नंबर ऑफ एटम्स n हो तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी n होती है। ये भी हम लोग अगली क्लास में देखने वाले, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है जी। तो खत्म करें फिर क्लास। ये वाला टॉपिक ऐसा है ना, हर क्लास में मैं सोच के आता हूं कि इतना पढ़ा दूंगा, उतना पढ़ा नहीं पाते, है ना, क्योंकि 3D में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ये चीज यहां है, ये चीज यहां है, और एक ही चीज को सोचने के 2-3 तरीके देने पड़ते हैं, है ना। जैसे कि एक तरीका नहीं समझ में आए तो दूसरा तरीका समझ लेते हैं, कोई बात नहीं भाई, यस, चलो कोई बात नहीं। तो फिर क्लास को खत्म करते हैं, आज कोई स्टोरी नहीं, क्लास का टाइम खत्म हो चुका है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अब आपसे, है ना, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे थोड़ी सी और, ठीक है। तो ये वॉइड वाला जो पोर्शन है नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक अलग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पैकिंग एफिशिएंसी। क्या नाम है जिसका, पैकिंग एफिशिएंसी, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलिए फिर ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और पढ़ाई जरूर करते रहें बेटा, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। चलिए फिर टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।